गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम बिलासपुर संभाग का टोटल 200 प्लस प्रश्न बनाने वाले हैं ना। 200 प्लस प्रश्न, तो मैराथन चलने वाला है और फास्ट ट्रैक आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन देवरानी और जेठानी मंदिर स्थित है? तो ये मंदिर जो है वो स्थित है कहाँ? तो ताला गांव में। देवरानी और जेठानी मंदिर कहाँ है भाई? तो देवरानी और जेठानी मंदिर जो है वो ताला गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई से मिली प्रतिमा किनकी है? तो खुदाई से जो प्रतिमा मिला है वो कौन सा मिला है भाई? रुद्र शिव का प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर अगर इनमें से हम बात करें, सिद्धेश्वर हो, शिव मंदिर हो, देवरानी जेठानी, तो आंसर क्या लेंगे हम? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर जो है वो देवरानी जेठानी मंदिर है, जो कि ताला गांव में है। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, कहाँ है भाई? तो ये मंदिर जो है ताला गांव में है और यहीं पर रुद्र शिव की प्रतिमा भी है। ठीक है, याद रखेंगे, यहीं पर क्या है? रुद्र शिव की प्रतिमा भी है। तो ताला गांव को याद रखना है, यहां से प्रश्न बनता है। और याद रखना कि देवरानी जेठानी का जो मंदिर है, ये मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका पीडीएफ जो है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैंने इससे पहले बस्तर, सरगुजा और रायपुर करा दिया है ना। बस्तर संभाग के भी 200, रायपुर के भी 200 प्लस प्रश्न और सरगुजा के भी 200 प्लस प्रश्न मैंने करा दिए हैं। आज बिलासपुर का कराने के बाद हमारा 4 संभाग हो जाएगा और एक बस बचेगा दुर्ग संभाग। और इसका पीडीएफ के साथ साथ मैंने बस्तर, सरगुजा, रायपुर और ये बिलासपुर, ये चारों पीडीएफ मैंने ऑब्जेक्टिव कोर्स जो हमारा है वो अपलोड कर दिया है मैंने, है ना। कोई भी ऑब्जेक्टिव कोर्स हो, एडीओ हो, परिचारक हो, पीएससी, व्यापम का, जिसका भी ऑब्जेक्टिव कोर्स है, सब में अपलोड है। ठीक है, क्योंकि एक बार अपलोड करना पड़ता है, वो छत्तीसगढ़ जीके का अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो एक साथ सब में चला जाता है। तो पीडीएफ ऑब्जेक्टिव कोर्स में अपलोड है, आप वहां से जाकर ले सकते हो, लेकिन उसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो देख के फास्ट ट्रैक अब अभी देखो पढ़ लोगे तो आंसर टिक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, आंसर टिक कर लेना। ठीक है, चलो। बिलासपुर रेलवे जोन देश का कौन से नंबर का रेलवे जोन है? तो देखो, जब आप बिलासपुर आओगे ना, तो पहले बिलासपुर स्टेशन आना होगा आपको। बाई ट्रेन अगर आते हो तो पहले बिलासपुर स्टेशन आपको रुकना होगा, तो इसलिए याद रखना 16वां। और स्टेशन से आप जाओगे कहां? हाई कोर्ट, है ना। तो हाई कोर्ट जाने में आपको कितना समय लगेगा? तो हाई कोर्ट अगर आप पैदल जाते हो तो 3 घंटे लग जाएंगे, तो 3 जोड़ लेना, क्या आ जाएगा? 19वां हाई कोर्ट, है ना। देश का कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? तो हाई कोर्ट 19वें नंबर का है, रेलवे जोन 16वें नंबर का है। ठीक है, रेलवे जोन जो है वो 16वें नंबर का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वो देश में कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? तो देखो, अगर हाई कोर्ट पूछा तो आप आंसर क्या लोगे? 19वां लोगे। अगर हाई कोर्ट पूछेगा तो आप क्या लोगे? 19वां। रेलवे जोन अगर पूछेगा तो रेलवे जोन के लिए आपको क्या आंसर लेना होगा? रेलवे जोन के लिए आपको आंसर लेना होगा 16वां। दोनों चीजें क्लियर है? बताओ जी, रेलवे जोन क्लियर? रेलवे जोन जो है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, रेलवे जोन जो बनाया गया था 16वां रेलवे जोन, वो 2003 में बनाया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कौन था? रायपुर, जांजगीर, रतनपुर, रांची। बताओ भाई, रायपुर, जांजगीर, रतनपुर या फिर रांची? क्या लोगे भाई आंसर? सूबा व्यवस्था के अंतर्गत ऑप्शन बी, वेरी गुड। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों का जो मुख्यालय था वो रतनपुर था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रतनपुर से शासन कर रहे थे। निम्नलिखित में से किन स्टेशनों में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? दुर्ग जंक्शन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, रायपुर का है, अंबिकापुर का है कि बिलासपुर का है? तो आप सभी को पता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है
वो कहाँ का है भाई? बिलासपुर का है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ का है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो बिलासपुर का है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र का किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में? तो आप जानते हो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना, SECR बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो अगर आप रेलवे से सफर कर रहे होगे तो यही लिखा रहता है, SECR लिखा रहता है या DPUMRE लिखा होता है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लिखा होता है कि नहीं बताओ? लिखा होता है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? तो वो है हमारा बिलासपुर, है ना, यही तो एक हमारे पास है और दूसरा हाई कोर्ट है ना, बाकी सब तो रायपुर में ही है। किले में रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें वो अपना सिर काट रहा है, ऐसा किला कहाँ है जहां पर रावण अपना सिर काट रहा है, ऐसा दिख रहा है भाई? है ना, अब सही बात है ना, इसके अलावा हमको मिला ही क्या है बिलासपुर वालों को? राजधानी रतनपुर थी, रतनपुर से रायपुर ट्रांसफर हो गया, उसके बाद से इधर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। डेवलपमेंट में भी आप रायपुर जाकर देखोगे तो एक अलग ही डेवलपमेंट दिखता है, बताएं, और बिलासपुर में देखोगे तो बस ट्रैफिक, भीड़, ट्रैफिक, बस यही दिखेगा। चलो बता दो भाई फटाक से कि किले में रावण की ऐसी मूर्ति है जहां पर वो अपना सिर काट रहा है, ये किला कहाँ है भाई? तो ये किला है आपका रतनपुर में। ठीक है, ये किला कहाँ है भाई आपका? रतनपुर में। ठीक है, इसको गज किला भी कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहा जाता है? इसको गज किला कहा जाता है, ये याद रखेंगे। जहां पर रावण, इसी को रतनपुर किला या गज किला कहा जाता है। ठीक है, तो उस किले को क्या कहते हैं? रतनपुर किला, या इसी को गज किला कहा जाता है। इसी को रतनपुर किला या गज किला कहा जाता है जहां पर रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें वो अपना क्या कर रहा है भाई? सिर काट रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका निर्माण, इस गज किले का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था, याद रखेंगे। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जो है वो रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। और इसी किले के भीतर आनंदीबाई ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। ठीक है, ये जो किला है, इस किले के अंदर, आनंदीबाई को जानते हो आप, बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। ठीक है, आनंदीबाई। तो आनंदीबाई ने इसी किले के अंदर क्या बनवाया भाई? लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो याद रखना, आनंदीबाई ने कौन से किले के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया? तो गज किला या रतनपुर किला कहेंगे इसी को। इसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवा दिया था। तो रत्नदेव प्रथम ने तो बना दिया था। और कलचुरियों के बाद आते हैं मराठा। तो मराठा में याद रखेंगे आनंदीबाई जो है उसने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया इस किले के अंदर। और यहीं पर जो है सिंह दरवाजा, भैरव दरवाजा, गणेश दरवाजा, सेमर दरवाजा, ये सब है। ठीक है, तो इसी किले में क्या क्या है भाई? तो इसी किले में गणेश दरवाजा है। ठीक है, सिंह दरवाजा है, सिंह दरवाजा है, सेमर दरवाजा है, और एक याद रखना भैरव दरवाजा है, भैरव। तो रतनपुर किले से संबंधित जो तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिया। इसी रतनपुर किले को गज का किला कहा जाता है जहां ऐसा मूर्ति है जिसमें रावण अपना सिर काट रहा होता हुआ दिख रहा है। ये इस किले का निर्माण, रतनपुर किला मतलब रत्नदेव प्रथम ने बनवाया। इसी किले के अंदर आनंदीबाई ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया है। इस किले में भैरव दरवाजा, गणेश दरवाजा, सिंह दरवाजा और सेमर दरवाजा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों का शहर कहा जाता है? तो आप जानते हो अगर टंकियों का शहर, तालाबों का शहर ये पूछता है तो हम क्या आंसर लेते हैं? रतनपुर। तालाब ही तालाब है, क्या है यहाँ पर? तालाब ही तालाब है, इसीलिए इसको टंकियों का नगर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? टंकियों का नगर कहा जाता है।
ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? कुछ नहीं बोल रहे हो, आंसर कमेंट कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। चलो देखते हैं, देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? गणेश भगवान, शिव भगवान, बुद्ध भगवान या भगवान विश्वकर्मा? बताइए, देवरानी जेठानी का मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा है, इसका मतलब कौन से भगवान होंगे? भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है जी? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो रतनपुर का विशाल तालाब का निर्माण, रतनपुर का विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? बता दो भाई आंसर। पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम, है ना? ये थोड़ा इधर चला गया है, इसको इधर लिख लो, रत्नदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम। अब आंसर लो भाई कि रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? आंसर क्या ले रहे हो? ऑप्शन बी 13 का डी गलत। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम। हाँ, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हो, वेरी गुड, है ना। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। और पृथ्वीदेव द्वितीय ने यहाँ पर खड़ग तालाब, खारंग तालाब बनवाया। ठीक है, याद रखना, खड़ग तालाब और खारंग झील किसने बनवाया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, रतनपुर में खड़ग तालाब, याद रखेंगे, खड़ग तालाब और खारंग झील किसने बनवाया? तो खड़ग तालाब और खारंग झील बनवाया किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, इसके अलावा बहरैया तालाब, रतनपुर में बहरैया तालाब, याद रखना, बहरैया तालाब पूछ सकता है कि बहरैया तालाब, नाम स्पष्ट रहे आपके मन में, बहरेंद्र साय, है ना। जय माता दी बोलना बहरैया तालाब आया तो, और आंसर मारना बहरैया तालाब का निर्माण किसने करवाया? बहरेंद्र साय ने करवाया। रतनपुर का विशाल तालाब पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय ने खड़ग तालाब, खारंग तालाब बनवाया, और बहरैया तालाब बनवाया किसने? बहरेंद्र साय ने। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, जहां से रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, बताओ भाई। तो ये मिला है आपका कहां? ताला गांव से। ठीक है, ये कहां से मिला है भाई? तो ये मिला है आपके ताला गांव से। ठीक है, ये कहां से मिला है भाई? ताला गांव से मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिकापा ताला किन किन नदियों के संगम पर है? तो आप जानते हो ताला जो है वो मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर है। ये नहीं ना, ये इस तरफ का चीज है, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर है अमेरिकापा ताला, है ना। ताला गांव जो है इसको पूरा नाम इसका अमेरिकापा ताला है ना। ठीक है, तखतपुर शहर की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान है, तखतपुर, नाम क्या आएगा? तखत सिंह, है ना। कलचुरी राजा तखत सिंह ने तखतपुर शहर की स्थापना की। कहां है भाई? बिलासपुर में। तखतपुर कहां है? बिलासपुर में है। जितने लोग बिलासपुर वाले हो आप लोग जान रहे होगे तखतपुर कहां है? बिलासपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र भैरव, ठीक है, रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से बने हुए हैं, किस स्थान से प्राप्त हुई थी?
ये ताला गांव में है ना। रुद्र भैरव की जो अष्टमुखी विशाल प्रतिमा है, जिसके अंग जीव जंतु आकृतियों से बने हुए हैं, वो किस स्थान से प्राप्त हुई है भाई? तो ये प्राप्त हुआ है ताला गांव से। ठीक है, ताला गांव से। ये रुद्र शिव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा है ना, याद रखना, अष्टमुखी। 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको ये भी याद रखना बताया है कि आपको याद रखना होगा कि देवरानी जेठानी मंदिर कब बना था। तो देवरानी जेठानी मंदिर सरभपुरी वंश के शासन काल में 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये ताला गांव में। ये तो पता है कि ताला गांव में, लेकिन डेट आ जाएगा ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? मरवाही वन मंडल, सरगुजा वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल या जसपुर वन मंडल? तो एकमात्र लघु चिड़ियाघर जिसको हम क्या कहते हैं, कानन पेंडारी कहते हैं, वो बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत है ना। कानन पेंडारी लघु चिड़ियाघर है, बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखेंगे, लघु चिड़ियाघर कानन पेंडारी जो है वो बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत है। ठीक है, तो कानन पेंडारी को याद रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ, कानन पेंडारी जो है इसको कब स्थापित किया गया था? कितने लोग ये आंसर बता सकते हो कि कानन पेंडारी को कब स्थापित किया गया था? देखते हैं कितने लोग बता सकते हो कानन पेंडारी कब स्थापित किया गया था। मजा तो तब आएगा ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से छत्तीसगढ़ का पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ITI कहाँ स्थित है? बताओ भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ITI कहाँ स्थित है? कोनी बिलासपुर, उरला रायपुर, बोरई दुर्ग या रुद्री धमतरी? बता दो भाई, क्या आंसर होगा? तो अब बराबर दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़े। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो SECL का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो SECL का मुख्यालय कोरबा नहीं, बस्तर नहीं, तो कहाँ है? तो SECL का मुख्यालय है बिलासपुर में। SECL का मुख्यालय कहाँ है? तो SECL का मुख्यालय है बिलासपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी, दगोरी, ऐसे 4 याद रखना। सिरगिट्टी, तिफरा, या ऐसे भी बोल सकते हो सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, दगोरी। ठीक है, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, दगोरी, क्योंकि इसमें सिरगिट्टी सिलपहरी जो है ना वो दोनों वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए 5 वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। बिलासपुर के 2 हैं, सिरगिट्टी सिलपहरी, रायपुर के 2 हैं, उरला और सिलतरा, और एक है दुर्ग का बोरई औद्योगिक क्षेत्र। तो 5 वृहद है, बाकी सब लघु सूक्ष्म वाले, इसलिए सिरगिट्टी सिलपहरी को एक साथ याद रखना और दगोरी के साथ तिफरा को याद रखना। ठीक है, और ये सब चारों आपको याद रखना है बिलासपुर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आप एग्जाम में हो सकता है गलत कर दो, या आप कोई पुराना डेटा पढ़े हो, या किसी मतलब कहीं ऐसे जगह से कोर्स लिए हुए हो जहां पे आपको पुराना डेटा पढ़ा दिया, जैसे अंजनी है, अंजनी औद्योगिक क्षेत्र जिसको रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तो वो पहले बिलासपुर में था, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अलग हो गया, तो वो वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? गौरेला जिले में। इसलिए अंजनी अगर आ जाए या रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र आ जाए तो आंसर आप क्या लेना? तो आंसर आप गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला लेना। ठीक है, तो इसको आप सुधार लेना, क्योंकि जब जिले अलग होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है। और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए जो मैं मैपिंग कराता हूं उसको आप, वो कोर्स आप ज्वाइन करके अच्छे से समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? चलो भाई, रतनपुर में है बादल महल, तो बता दो बादल महल किसने बनवाया, जिसको आप जूना शहर भी कहते हो। याद रखना, बादल महल को ही जूना शहर कहा जाता है। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था और किसके लिए बनवाया था? वेरी गुड, राज सिंह ने अपनी रानी कजरारे, कजरारे मत याद रखना,
कजरा देवी, वो कजरा रे गाना याद आ गया भाई। ठीक है, तो यही बादल महल में ये राज सिंह गाते रहता होगा, कजरा रे तेरे कारे नैना। तो आप भी ऐसे याद कर लेना कि ये जो बादल महल है, ठीक है, यही बादल महल में, बादल महल राज सिंह ने बनवाया है, अपनी रानी कजरा देवी के लिए बनवाया था। ये मंदिर जो है वो ये महल जो है, बादल महल जो है वो 7 खंडों में है। कितने खंडों में है भाई? 7 खंडों में है, इसीलिए इसको सतखंडा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतखंडा महल। तो ये महल जो है वो 7 खंडों में है, इसीलिए इसको सतखंडा महल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? सतखंडा महल कहते हैं। ये भी याद रखना। सतखंडा महल भी कहते हैं। ठीक है, तो सतखंडा महल, इसी को सतखंडा महल भी कहते हैं, याद रखना। और यहीं पर कोको बावली और कंकन बावली, कोको बावली या कंकन बावली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना होगा, खास करके कलचुरी शासक राज सिंह ने जो बादल महल बनवाया है उसके लिए। इसी को जूना शहर भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी बिलासपुर को कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, माचिस का कारखाना कहाँ होगा? बिलासपुर में ही होगा, है ना भाई। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई का मतलब ही माचिस होता है, मतलब आंसर क्या आएगा? बिलासपुर। अभी दिया सलाई बोल दिया तो कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये दिया सलाई क्या है। तो दिया सलाई क्या है भाई? माचिस है ना, दिया सलाई उसी को बोलते हैं। बिलासपुर जिले के कौन से स्थानों में औद्योगिक क्षेत्र है? तो सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, दगोरी। तो आंसर आएगा सिरगिट्टी और तिफरा, बस इसमें से लेंगे तो 1 और 2 सही है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल सही भाई, है ना। चकरभाटा, कोनी, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। बिलासपुर में है, चकरभाटा जो है यहाँ पे एयरपोर्ट है, और कोनी जो है यहाँ पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब है ना। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, ये सब यहीं पे। सिम्स भी बन रहा है वहां पे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ना, वो कोनी ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, मस्त बड़ा सा बन रहा है। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर के पास देखो सिलतरा और उरला रायपुर में कट गया, बोराई दुर्ग में है, वो भी कट गया। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा हमारा सिरगिट्टी। आंसर क्या आएगा भाई? हमारा सिरगिट्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के किस रियासत के शासक थे? तो नरेश चंद्र अगर बोल दे तो आपको आंसर याद रखना है कि श्री नरेश चंद्र सिंह। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पा रहे हैं। पहले देखते हैं आप लोगों में से कि कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। चलो चलो भाई, देखो सेशन खत्म होने से पहले जो है वीडियो को शेयर कर देना है। नेक्स्ट, क्यों नेक्स्ट? पहले आंसर बताओ। ए बोल रहे हो सबके सब, डी बता रहे हो, और कोई महान? बी तुक्का लगा रहे हो? बहुत मार पड़े। तुक्का लगाया मतलब बहुत मार पड़ेगा। हाँ, तुक्का लगाया मतलब मार पड़ी। सारंगढ़, ओके, अभी सही है कि नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ रियासत के शासक थे। ठीक है, कौन सी रियासत? सारंगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो बिलासपुर में। पातालेश्वर शिव मंदिर, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए पातालेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? ठीक है, पातालेश्वर शिव मंदिर, चलो भाई फटाफट बता दो। और इसी को कौन सा मंदिर कहा जाता है, किसने बनवाया था, ये सब चीज आपको बताना होगा। कब बनाया गया था? मल्हार, वेरी गुड। तो याद रखना
पातालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो मल्हार में है, इसी को केदारेश्वर कहा जाता है। केदारेश्वर, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि केदारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, तो इसी को कहा जाता है पातालेश्वर, तो ये मल्हार में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कलचुरी शासक जाजल्य देव द्वितीय ने करवाया था, है ना, जाजल्य देव द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, उस समय शासक थे जाजल्य देव द्वितीय और निर्माण कराया था सोमराज ब्राह्मण। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, सोमराज ब्राह्मण ने। निर्माण किसने करवाया था, सोमराज ब्राह्मण। तो जब पातालेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था 1167-68 ईस्वी के करीब बनाया गया था, 1167-68 1167-68 के समय इस मंदिर को बनाया गया था। उस समय शासक जाजल्य देव द्वितीय थे और इस मंदिर को बनवाने निर्माण करता जो है वो है सोमराज ब्राह्मण, याद रखेंगे, सोमराज ब्राह्मण। ठीक है, इसके अलावा इसको पातालेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे, इसलिए इसको पातालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो जब हम बोलते हैं ना कि बिलासपुर को क्या मिला, तो एक रेलवे जोन मिला बोलते हैं, एक मिला है हाई कोर्ट, और तीसरा तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये भी मिला है राजस्व मंडल। ठीक है, तो इसलिए राजस्व मंडल का मुख्यालय याद रखना बिलासपुर है। ठीक है, तो राजस्व मंडल भी मिला है भाई बिलासपुर को। मेरे ख्याल से इन तीन के अलावा और कुछ नहीं मिला होगा, देखते हैं अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि और क्या मिला है बिलासपुर को। फिलहाल में ये तीनों चीजें मिली है। ठीक है, फिलहाल में ये तीनों चीजें मिली है। बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है, धमतरी बहुत दूर है, बालोद बहुत दूर है, बलरामपुर तो वो ऊपर में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बिलासपुर टच करता है किसको, कोरबा को। कोरबा बिलासपुर से ही अलग हुआ है 1998 में। इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है, तो वही मैंने बताया था ना, गज किला, याद करो, याद करो, रतनपुर का किला है ना, गज किला। थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था ना कि रतनपुर के किले को ही गज किला कहते हैं, जहां पर रावण अपने सिर को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ है भाई, रतनपुर में है, रतनपुर के किले में। ठीक है, इसी को गज किला कहा जाता है। महामाया मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर है ना, तो एकदम हाथ जोड़ के आंख बंद करके जय माता दी। ठीक है, याद कर लो जिन लोग महामाया मंदिर गए हो, रतनपुर का महामाया मंदिर बनवाया है रत्नदेव प्रथम ने, है ना। और जहां पे बैठे हो वहीं से जय माता दी बोलो, है ना। और ऐसा एनर्जी अपने अंदर भर लो कि इस बार जो है एग्जाम जो है पार करना है भाई, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम जो है इस बार पार करना है, ऐसा एनर्जी आना चाहिए अपने अंदर। बिलासपुर के किस स्थान पर रोमकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं, बिलासपुर से के किस स्थान से रोमकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं, बता दो भाई। बिलासपुर के किस स्थान से रोमकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। क्या बात है, जय माता दी बोलते ही 1500 लोग लाइव आ गए, वाह, मजा आ गया। देखे, ये होता है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल। नहीं, मेरे जय माता दी में दम है, एक बार मन से बोलता हूँ ना तो तुरंत 1000 लोग लाइव में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल। अब क्या है ना, 1000, 1200, 1500 लोग लाइव में नहीं रहते हैं तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब मजा आएगा। अब इतने सारे लोग हो गए ना, 1600 लोग हो गए, चलो तो अब मजा आएगा। बताए, जब दिखते हैं ना कि हाँ 1200 लोग हैं, 1500 लोग लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल अलग ही एनर्जी रहता है पढ़ाने में। वैसे ही जब आप पढ़ने बैठते हो, पता है, तो देखते हो ना इतने सारे सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट आप निकाले हो, पता है, उसको एकदम हाई एनर्जी समझ लो, पता है, एकदम पूरा एनर्जी लगा कर पढ़ा करो उस सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आप निकाले हो, और उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया करो। जैसे मान लो आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास निकाले, अब इतू सा छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा कंप्लीट करने के बाद ही वो बुक को वापस रखा करो, पता है। अगर ये चीज आप अपने अंदर ले आओगे ना, आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, बिलासपुर के किस स्थान पर रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना बिलासपुर के चकरबेड़ा, चकरबेड़ा से, ऑप्शन सी, चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से भाई, चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। मल्हार को किस नाम से जाना जाता है? किस मल्हार को क्यों जाना जाता है? धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए मल्हार को जाना जाता है। याद रखना, मल्हार को धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, इन सभी के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो आप सभी जानते हो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है, उसके बाद है जगदलपुर, है ना। तो बीजू करके याद रखना, कोड क्या है? बीजू, ठीक है। कोड याद रखना क्या है भाई? बीजू है, ठीक है। बी से बिलासपुर और जू से है जगदलपुर। तो बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त है और उसके बाद सबसे बड़ा वन वृत्त, दूसरा बड़ा वन वृत्त जो है वो जगदलपुर है, ठीक है। और सबसे छोटा वन वृत्त जो है वो दुर्ग है। तो कौन कौन सा वन वृत्त बच गया बताओ भाई, कौन कौन सा वन वृत्त बच गया? सबसे छोटा दुर्ग है ना। बीजू सरकादे, बीजू सरकादे, ये कोड है भाई, बीजू सरकादे। तो बी से आएगा बिलासपुर वन वृत्त, बी से क्या आएगा? बिलासपुर वन वृत्त, ठीक है। बी से क्या आ जाएगा भाई? बिलासपुर वन वृत्त। ये आ जाएगा जगदलपुर वन वृत्त, उसके बाद आ जाएगा सरगुजा वन वृत्त, फिर रायपुर, उसके बाद कांकेर, कांकेर के बाद दुर्ग। ये दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल याद करना बहुत ही आसान है, टोपल 5, याद रखना 5555 किलोमीटर स्क्वायर, 5555 किलोमीटर स्क्वायर। और बिलासपुर का है 13,420, 13,420, 13,420 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे बड़ा बिलासपुर वन वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 13,420 किलोमीटर स्क्वायर है, और सबसे छोटा दुर्ग है 5,555 किलोमीटर स्क्वायर, 5,555 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मजा आ गया कोड, बताओ भाई। तो अब जो है किसी चीज को सरकाना हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे? बीजू सरका दे, ठीक है। जो भी बगल में हो उसको नाम क्या रख दो? बीजू रख दो, बीजू, ठीक है। कोंटा में नहीं लिखूं? जय हो, नहीं लिखता हूं भाई, ठीक है। जैसा बोलो पटेल साहब, जलवा है आपका, इस बार पेपर निकलेगा लग रहा है, क्यों भाई? तो 13,420 किलोमीटर स्क्वायर बिलासपुर, ठीक है। ये पटेल के ऊपर भरोसा है मेरे को, इस बार पेपर निकलेगा इसका भाई। और दुर्ग जो है 5555 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक किसके कहते हैं? तो आप जान रहे हो, जैसे अमरकंटक से छोटी नर्मदा नदी निकलती है भाई, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। जैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, वैसी हमारे यहाँ बेलपान से छोटी नर्मदा नदी निकलती है, वो मनियारी नदी की सहायक नदी है ना। घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ, ये 4 मनियारी नदी की सहायक नदी है। तो उसमें जो छोटी नर्मदा नदी है ना, वो बेलपान से निकलती है। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, तो बेलपान से छोटी नर्मदा नदी निकलती है, इसीलिए जैसे अमरकंटक से नर्मदा, तो हमारे यहाँ बेलपान से छोटी नर्मदा। तो छत्तीसगढ़ का अमरकंटक किसको कहेंगे? बेलपान को कहेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अमरकंटक किसको कहेंगे? बेलपान को कहेंगे। नेक्स्ट, हिर्री माइंस क्यों चर्चित है? तो हिर्री माइंस चर्चित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है भाई? डोलोमाइट। और ये हिर्री माइंस जो है वो बिलासपुर में है, ठीक है। हिर्री माइंस कहाँ है? बिलासपुर में है। बिलासपुर शहर कौन से नदी के तट पर है? बहुत बढ़िया, अरपा नदी के तट पर है। अरपा नदी का उद्गम खुंडरी खोंगसरा से होता है। इस पर कोटा के पास अरपा भैंसा झार परियोजना है। कौन सा परियोजना है?
भैंसाझार परियोजना इसी की सहायक नदी है खारंग नदी, और खारंग नदी पर खूटा घाट जलाशय है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। संजय गांधी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना खूटा घाट जलाशय को ही खारंग जलाशय कहते हैं, इसीलिए संजय गांधी बांध परियोजना जो है वो खारंग नदी पर है। किस नदी पर है? खारंग नदी पर है। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ के किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती है? तो ऐसा तो हमारे यहाँ एक ही है भाई, वो है सिंघनपुर की गुफा। वो क्या है? सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, याद रखना सिंघनपुर गुफाएं। कनोई पेपर मिल कहाँ है? तो देखो यार, कनोई पेपर मिल ना ढेका ग्राम में था, लेकिन ये पेपर मिल का नाम बदलकर अब ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल हो गया है। अभी कनोई पेपर मिल के नाम से भी आ जाएगा ना, तो ढेका ही ले लेना आंसर, और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल के नाम से आ जाएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल ढेका में भी है और इसके साथ साथ चांपा में भी है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन समझकर आंसर लेना। ठीक है, तो कनोई पेपर मिल आएगा तो ढेका ही लेंगे, लेकिन इसका नाम बदलकर अब ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल हो गया, तो वो भी आंसर ढेका ही आएगा और चांपा भी, है ना। मतलब वही है, क्वेश्चन विवाद में फंस जाएगा, ऑप्शन में एक ही रहना चाहिए, या तो ढेका या तो चांपा। ठीक है, दोनों जगह है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, तो आप जानते हो सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? तो सबसे बड़ा तहसील जो है वो कौन सा है भाई? और सबसे बड़ा विकास खंड, दोनों लिखा हुआ है इसमें, बताओ। ये दोनों तो है ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ा विकास खंड और सबसे बड़ा तहसील कौन सा होगा? सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा है, वेरी गुड। और सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पौड़ी उपरोड़ा। पौड़ी उपरोड़ा तहसील कोरबा में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा कोरबा, सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा, है ना। ब्लॉक बी से बी मिला देना भाई, विकास खंड को ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक का बी मिला देना, तो ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है? बिल्हा। बिल्हा लिखा रहता है वैसे इंग्लिश में वहां तो। ठीक है, बिल्हा है, रायपुर जाते समय रोड में पड़ता है बिल्हा। बाबू रेवाराम, ये रेवाराम ठीक था, ये बाबू जोड़ने का क्या जरूरत था? चलो ठीक है, बाबू रहे होंगे, है ना, बचपन में बाबू बाबू बुलाते होंगे इनको, इसीलिए इनका नाम हो गया बाबू रेवाराम। चलो, तो बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई? रतनपुर के निवासी थे। अरपा नदी पर कौन सी परियोजना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अरपा नदी पर कौन सा परियोजना है। देखो जल्दी आंसर बताओ, जल्दी फटाफट कमेंट करो तुरंत। भैंसाझार, वेरी गुड, अरपा नदी पर भैंसाझार परियोजना है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महापाषाण, म से महा हो जाएगा, ठीक है, महापाषाण। ठीक है, और म से क्या जोड़ सकते हो बताओ भाई? महापाषाण को म से क्या जोड़ सकते हो? म से महापाषाण और म से मल्हार, वेरी गुड। म से महापाषाण और म से मल्हार कहाँ मिले भाई अवशेष? मल्हार से मिले। महामाया मंदिर में भारत पर बनी विस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह है, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? तो इसे रतनपुर चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है, याद रखेंगे, रतनपुर चित्रशाला में। तुमान खोल, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल, ये जितने भी खोल है ना, ये सब रतनपुर में। ठीक है, सब कहाँ है भाई? रतनपुर में है, याद रखें। गोमल्डा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि गोमल्डा अभ्यारण्य जिसमें सोन कुत्ता पाया जाता है, अब सोने का कुत्ता नहीं है, सोने जैसा दिखता है, ये सारंगढ़ जिले में। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान, आप मेरे को ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है? गोमल्डा कोड बताया था ना, तुम सीता अचानक से भोर में गोपा में बारूद भर के बादल में फेंकी, है ना। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, क्षेत्रफल नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्षेत्रफल बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। गोमंडा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल बोल दो तुरंत। सबसे पहले बताया है किसने?
छत्तीसगढ़िया गौरी और फिर हिमा वर्मा। एक टेस्ट सीरीज में एक का नंबर मेरे को कंसिस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट का ऐसा नंबर है कि वो टॉप 3 में ही उसका नाम है, टॉप 3-4 में ही है मेगा टेस्ट में, ठीक है, उसका भी मेरे को लग रहा है इस बार निकल जाएगा, ठीक है। अभी नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार पेपर नहीं निकलता है। तो 278 किलोमीटर स्क्वायर, जब एग्जाम हो जाएगा ना तब मेगा टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है, कि कौन टॉप में था, ये सारी चीजें, और जो भी टॉप करते थे उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभ्यारण्य के लिए बताया तो तुम सीता अचानक से भोर में, तमोर पिंगला सीता नदी अचानक मार सेमर सो, 4 हो गए, भोर से भोरम देव हो गया, गोपा में बारूद लिख लो भाई कोड, गोमडा पामेड़ बारहवा पारा, उद से उदयंती, भर के बादल में फेंकी, भर से याद रखना भैरमगढ़, और बादल से आना बादल खोल। तो यहां पर बादल खोल जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाएगा, बादल खोल, और तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो तमोर पिंगला, तुम सीता अचानक से भोर में, गोपा मतलब गोमडा पामेड़ बारहवा पारा उदयंती, ये रहा आपका भैरमगढ़ और बादल खोल, ठीक है। तो तुम सीता अचानक से 4 हो गए, भोर में 5 हो गया, गोपा में बारूद बारहवा पारा उदयंती, भैरमगढ़ बादल। अब देखो छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसने भोरम देव का जो क्षेत्रफल है वो बदल दिया है। तो भोरम देव का क्षेत्रफल नया जो अब आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आपका आ सकता है। तो भोरम देव का क्षेत्रफल जो है अब याद रखना 352 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 352। यही अलग हुआ है थोड़ा सा, भोरम देव का याद रखना कि भोरम देव का 352 किलोमीटर स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया है, पहले भोरम देव कहीं और था, मतलब पहले जो प्रशासकीय प्रतिवेदन था ना उसके हिसाब से 163 किलोमीटर स्क्वायर था। तो मैंने भी पुराने जो क्लासेस है उसमें 163 आपको बताया है, 163 162 करीब। लेकिन ये अब आपका नया जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आया है उसके हिसाब से भोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 352 किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है। तो ये आप अपडेट कर लेना, अगर आप मेरे किसी पुराने वीडियो से पढ़ रहे होगे तो उस चीजों को आप क्या करना है, अपडेट कर लेना है। तो 352, बाकी तो याद होगा ना, तमोर पिंगला देखो एक ही बार में हो जाएगा, अब 2 मिनट लगेगा, अभ्यारण्य देख ही लो, ठीक है। तमोर पिंगला 608, सीता नदी 559, अचानक मार 551, सेमर सोद 430। अगर सेमर सोद 430 है तो उदयंती बारूद में बारहवा पारा उदयंती दोनों है तो 230, ठीक है। और गोमंडा आप बता दिए 278, गोमंडा बता दिए आप 278, ठीक है। और बादल खोला 105 किलोमीटर स्क्वायर, और भैरमगढ़ कितना है भाई 139, ठीक है। भैरमगढ़ और पामेड़ एक ही जगह है बीजापुर में, तो पामेड़ के लिए आप क्या याद रखते हो, तो पामेड़ के लिए आप याद रखते हो जैसे ये 13 है तो 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, 13 दूनी कितना होता है भाई 26 होता है, मिट नहीं रहा है भाई 26 मतलब 262 याद रखना है इसको, ठीक है। और बारहवा पारा का याद रखना है 245, 245, एक ही बार में क्षेत्रफल याद हो जाएगा। तमोर पिंगला 608, सीता नदी 559, अचानक मार 551, सेमर सोद 430। अगर सेमर सोद 430 है तो सेमर सोद के नीचे उदयंती है 230, तुरंत मिला दो 230, ये 200 वाला लाइन है, 278 262 245, ये 100 वाला लाइन है, 139 105, ये 600 से 400 वाला लाइन, बस हो गया याद, ठीक है। तो याद रखना भाई, हो जाएगा याद। अच्छा पामेड़ 265 है, हाँ इसको 265 वो याद करने के लिए है, 245 265 ऐसा याद रखने के लिए, 245 265 ऐसा याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्रम देख रहे हो, क्षेत्रफल का क्रम है ये। तुम सीता अचानक से भोर में, गोपा में बारूद भर के बादल में फेंकी, तो ये कोड आप याद कर लोगे। ये भोर वाले को अलग से जोड़ लेना भाई, ये पहले इधर कहीं लिखा होता था,
लेकिन अब कोड बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपडेट करने की जरूरत है। और भोरम देव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल आ गया ना, तो अब प्रशासकीय प्रतिवेदन के हिसाब से 352 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। देखो मेरी गलती नहीं है कि पहले मैं 163 क्यों पढ़ाया, अब जो प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा रहता है वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से ये 352 है, तो इसको याद कर लेना, अपडेट कर लेना। और अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन? गोमंडा सारंगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड कौन कौन से हैं? तो मुंगेली जिला में कौन कौन सा तहसील पड़ता है? तो ये तखतपुर तो बिलासपुर में पड़ता है, ये कट गया, बताओ कटेगा कि नहीं? तखतपुर कट गया। कोटा बिलासपुर में पड़ता है, कट गया। तो बचा क्या? मुंगेली, पथरिया, लोरमी। तो ये बच गया भाई, मुंगेली, पथरिया और लोरमी बच गया, जो मुंगेली जिला में पड़ते हैं। नेक्स्ट, रुद्र शिव की प्रतिमा किस नाम से विख्यात है? अच्छा, कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन, ताला गांव में स्थित है। ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनियारी नदी के तट पर है, देवरानी देवछठानी का मंदिर है, अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन डी। हजरत मूसे खान की दरगाह कहां है? चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हजरत मूसे खान की दरगाह कहां है? कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग या रतनपुर? जल्दी बताओ आंसर, एकदम फटाफट कमेंट करो, अभी मजा आएगा ना। ऑप्शन डी, ठीक है, रतनपुर। ठीक है, रतनपुर। सैयद इंसान अली के को समर्पित दरगाह कौन सा है? तो आप जानते हो, सैयद इंसान अली को समर्पित दरगाह को आप क्या बोलते हो? कहां स्थित है भाई? लुथरा में। तो दो है बिलासपुर में, लुथरा में सैयद इंसान अली का, और रतनपुर में है हजरत मूसे खान का। ठीक है, इसके अलावा एक है तकिया मजार बाबा मुराद शाह का, वो अंबिकापुर मतलब सरगुजा में, याद रखना। ठीक है, मंदिरों और सरोवरों की नगरी जब पूछता है ना, सिर्फ मंदिरों की नगरी बोलता है तो हम आरंग लेते हैं आंसर, लेकिन मंदिरों और सरोवरों की नगरी जब आपको एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, क्या पूछ लेता है? मंदिरों और सरोवरों की नगरी, तब आपको आंसर लेना होता है रतनपुर। सिर्फ मंदिर बोलता तो आरंग लेते, लेकिन मंदिरों और सरोवरों की नगरी बोल दिया, मतलब आप क्या लोगे आंसर? रतनपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिंडनेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थल पर है? तो आप जानते हो, पातालेश्वर शिव मंदिर और डिंडनेश्वरी देवी मंदिर दोनों ही कहां है भाई? मल्हार में है। दोनों ही कहां है? तो पातालेश्वर शिव मंदिर और डिंडनेश्वरी देवी का मंदिर दोनों ही कहां है? तो दोनों ही मल्हार में है। ठीक है, दोनों ही मल्हार में है। और डिंडनेश्वरी देवी का मंदिर जो है, वर्तमान में जो मंदिर है ना, वो गुहा निषाद समाज ने बनवाया है। ठीक है, इस मंदिर को वर्तमान में जो बना हुआ है ना, इसको गुहा निषाद समाज के द्वारा बनवाया गया है। पहले बनवाया था कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में, उसके सामंत ब्रह्मदेव ने। ठीक है, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, डिंडनेश्वरी देवी में पीटू। ठीक है, कि डिंडनेश्वरी देवी का जो मंदिर है, पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में गुहा निषाद समाज ने क्या करवाया था? इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, वर्तमान में जो मंदिर खड़ा है वो, और इसको पहले बनवा दिया था पीटू। पीटू मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत ब्रह्मदेव ने। उसके बाद वो मंदिर क्या हो गया होगा? नष्ट हो गया होगा। तो फिर से बनवाया है किसने? गुहा निषाद समाज ने, मल्हार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिम्हा या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? जहां पर रावण शिवलिंग पर अपने सिर
अर्पित कर रहा है। ऑप्शन सी आएगा आंसर। क्या आएगा? जहां पर रावण शिवलिंग पर अपने सिर क्या कर रहा है भाई? अर्पित कर रहा है। वहीं पर सिंह द्वार भी है, गणेश द्वार है, सेमर दरवाजा है। ठीक है, बताया था ना अभी। छत्तीसगढ़ में कानन पिंडारी चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ये चिड़ियाघर है बिलासपुर में। कानन पिंडारी चिड़ियाघर जो है वो बिलासपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, कानन पिंडारी चिड़ियाघर जो है वो बिलासपुर में है। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? तो मल्हार शिव प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा, जैन प्रतिमा, सबके लिए, इन सभी के लिए मल्हार जो है क्या है? प्रसिद्ध है, इन सभी के लिए। आ जाओ भाई, मिला लेते हैं सही जोड़ी। संजय गांधी जलाशय जो है ये खारंग नदी पे है। तो राजीव गांधी जलाशय मनियारी नदी पे है, वेरी गुड। दुधावा डैम महानदी पे है। और सिकासार जलाशय जो है वो पैरी नदी पर है, गरियाबंद जिले में। मेरे ख्याल से ये तो आप भी बना ही लेते, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर जो बनवाया है वो सरभपुरी वंश के शासनकाल में बना है। मड़वा महल फणी नागवंश। ठीक है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर पलारी पांडु वंश। खरौद का मंदिर जो है वो कलचुरी वंश, याद रखेंगे। खरौद का मंदिर याद रखेंगे, कलचुरी वंश। ठीक है, हाँ। मल्हार के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। यह नदी अरपा लीलागर शिवनाथ नदी से घिरा हुआ है। दोनों सही है, तो आंसर क्या आएगा? कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। मल्हार जो है लीलागर नदी के तट पर है, लेकिन एक तरफ अरपा नदी भी है और नीचे शिवनाथ नदी के से भी घिरा हुआ है ये जगह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कीरा गोढ़ी गांव के में शिव मंदिर किस शताब्दी का है? तो बिलासपुर जिले का जो किरारी गोढ़ी गांव है, यहाँ का जो शिव मंदिर है वो याद रखना 11वीं 12वीं शताब्दी का है। 11वीं से 12वीं शताब्दी का है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है भाई? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देश का पहले क्रम का ई लोक अदालत स्थापित किया गया है। ई लोक अदालत, देश का पहला ई लोक अदालत, याद रखना। देश का पहला, देश का फर्स्ट, देश का पहला ई लोक अदालत स्थापित किया गया है। जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर सन 2000, नहीं, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर सन 2000 में। ठीक है, ये देश का 19वां, कभी नहीं भूलोगे, रेलवे स्टेशन पहले जाओगे वो 16वें नंबर का है, फिर हाई कोर्ट जाओगे वो 19वें नंबर का है। तो देश का 19वें क्रम का हाई कोर्ट है ये। छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र SECL का पूर्ण नाम, SECL मतलब साउथ ईस्ट ईस्टर्न, SECL है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या होगा SECL का फुल फॉर्म? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। स्थापना 1985 में की गई थी, 1985। बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? कोरबा से लगती है। बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है यहाँ। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी भी है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? तो ये सारे यूनिवर्सिटी ही कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। ठीक है, और 2009 से ये एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1983 में स्थापित किया गया था, 2009 में ये क्या बन गया भाई? छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था 2005 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका स्थापना किया गया था 2012 में।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 2012 में। ये सब कोनी में है, आंसर लोगे उपर्युक्त सभी। इसके अलावा कोनी में छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई है, जिसको अंग्रेजों के समय स्थापित किया गया था 1904 में। छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला आईटीआई या छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम आईटीआई, जिसकी स्थापना की गई थी 1904 में। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? 1904 में। छत्तीसगढ़ में एकीकृत उद्योग संरचना विकास केंद्र के अंतर्गत एकीकृत उद्योग संरचना आईआईडीसी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो है तिफरा। ठीक है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तिफरा सेक्टर डी। ठीक है, याद रखेंगे तिफरा सेक्टर डी। तिफरा में एक काली मंदिर भी है ना? तिफरा में जो है काली मंदिर भी है, फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, रायपुर रोड में पड़ता है। सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र, तो सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में एक तो बीईसी फर्टिलाइजर, इसके लिए फेमस है ये। ठीक है, दूसरा यहां पर दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना किया जा सके, इसलिए सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र को बनाया गया। दो चीज के लिए ही सिरगिट्टी को याद रखते हैं, याद रखना होता है। एक होता है बीईसी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए और एक दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना के लिए। ठीक है, ये याद रखना, आपका आंसर यही होगा 70 का ए। छत्तीसगढ़ के किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक देशभक्ति पूर्ण कविता लिखी थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये बिलासपुर का जो सनीचरी बाजार है ना, बहुत भीड़ रहता है सनीचरी बाजार में से, क्योंकि वहां सामान सस्ता में मिलता है। ठीक है, तो बिलासपुर का जो सनीचरी बाजार है, उस समय जो है इन्होंने, अंग्रेजों का समय चल रहा था और उस समय ये सनीचरी बाजार में बिल्कुल ओजस्वी भाषण दे रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम तुम्हारे का जीना हराम कर देंगे, ऐसे कुछ कुछ चल रहा था इनका। तो अंग्रेजों ने सुन लिया, सुन लिया तो इनको क्या किया, बिलासपुर जेल में इनको डाल दिया। और बिलासपुर जेल में डालने के बाद अब जेल में बैठे बैठे क्या करेंगे, तब इन्होंने देशभक्ति पूर्ण कविता लिखी, जो आप बचपन में पढ़े हो, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं, ऐसा पढ़े हो कि नहीं बताओ। ठीक है, थोड़ा जोश आ रहा है एकदम। ठीक है, तो ये कविता इन्होंने कहाँ लिखी है? बिलासपुर जेल में। बचपन में पढ़ते थे, बाद में पता चला इसका वैल्यू क्या है। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम बताइए। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार बता दो भाई। बचपन में पढ़े होगे भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पढ़े हो, बहुत मार पड़ेगा नहीं पढ़े हो बोलोगे तो। ऑप्शन डी खांडे राव। ओके, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है खांडे राव। महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह है, जो कि रतनपुर के चित्रशाला में दिखाया गया है, जिसको महाभारत के अनुसार ऐतिहासिक स्थल, मतलब महाभारत के समय रत्नावली पुरी जिसको कहा जाता था, आज वर्तमान में उसको रतनपुर कहा जाता है। जो रत्नावली पुरी कहा जाता था उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? रतनपुर। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र के मुद्रा में प्राप्त हुआ है? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो। गामस कोसलीय, तो गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुए हैं? तो मल्हार क्षेत्र के मुद्रा से प्राप्त हुए, मल्हार क्षेत्र के मुद्रा से प्राप्त हुए। मणिपुर भारत में उल्लेखित एक महाभारत, सॉरी भारत नहीं, मणिपुर महाभारत में उल्लेखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? तो जो अभी रतनपुर राज्य है, सॉरी रतनपुर तहसील है, अब राज्य कहाँ रहा? ना तो राजधानी रही ना राज्य रहा, अब रतनपुर क्या बन गया? बस एक तहसील। तो आधुनिक समय में जो रतनपुर तहसील है वो पहले एक राज्य हुआ करता था, मणिपुर राज्य कहते थे उसको। क्या कहते थे? मणिपुर। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व
अब एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे भी पूरे देश में, पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें से एक छत्तीसगढ़ में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, जिसको हम क्या कहते हैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोल रहे हो, इतना जल्दी जल्दी डेटा खत्म होगा तो कैसे पढ़ेंगे? अब डेटा तो लगेगा यार, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सुविधाएं भी तो मिल रही हैं। सोचो, पहले लोग जो है, जब ऑनलाइन सुविधा नहीं थी तो लोग क्या करते थे, किसी का नोट्स मांग के पढ़ते थे, जो मतलब एकेडमी मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, एक दूसरे का नोट्स मांग कर पढ़ के एग्जाम निकाला करते थे। बताए, दूर दराज के जो लोग रहते थे, जैसे आप लोग हो, अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हो, मान लो आपकी कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि आप किसी एकेडमी में एडमिशन ले सको, 30-40 हजार रुपये जो फीस है वो भर सको, तो आप क्या करते, किसी ना किसी दोस्त यार का जुगाड़ करते, उसको चाय पानी पिलाते और उसके बाद उसका नोट्स ले लेते और उसी को आप पढ़ते। लेकिन जो अपडेटेड आंकड़ा है उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ता, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता। लेकिन आज देखो सुविधाएं कितनी बढ़ गई हैं। बताएं, आज आपको, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाए। अगर ऑब्जेक्टिव कराना भी होता था ना, तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रिंट करा के बच्चों को दिया जाता था और फिर क्लास में उसका आंसर बताया जाता था, एक्सप्लेन, है ना। कभी भी ऐसा विजुअल नहीं हो पाया था। जब से ये ऑनलाइन वाला चीज आया, पता है, आज देखो ऑब्जेक्टिव सीरीज को, है ना, मतलब जैसे ही ये ऑनलाइन चीज आया, डिजिटल बोर्ड जैसे ही मैं लिया, उसके बाद सबसे पहला चीज जो मेरे को कमी लगता था वो यही लगता था कि मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पता है, तब जो है शुरुआत किया मैंने। पता है कि पहले क्या है, छत्तीसगढ़ में हर कोई क्या करता था, थ्योरी ही पढ़ाता था, चाहे डिजिटल बोर्ड ले लिए हो चाहे ना लिए हो, पढ़ाते थे लोग थ्योरी ही, ठीक है। फिर जब डिजिटल बोर्ड आया, ठीक है, तो हम लोग इंजीनियरिंग काहे किए है, ताकि चीजों को हम आसान बना सके। इंजीनियर का मतलब क्या होता है, चीजों को आसान बना देना, ठीक है। तो मेरे को लगा कि चलो यार एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको तैयारी कराते हैं, ताकि आपको चीजें जो है अपडेट करते बने बताए। और इसलिए फिर जो है वहां से वो एमसीक्यू सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग से निकला, और फिर वो छत्तीसगढ़ में ऐसा फैला एमसीक्यू सीरीज कि आज हर कोई जो है एमसीक्यू सीरीज करा रहा है, ठीक है। हर एकेडमी जो है क्या करा रहा है, आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहा है, ठीक है। लेकिन अब उनके पास जो एमसीक्यू सीरीज है और हमारे पास जो एमसीक्यू सीरीज है, उसमें क्या डिफरेंस है बताएं। तो उसमें डिफरेंस ये है, चीजों का अपडेट होना। बताएं, एक तो कम समय पे हम क्या करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक सुविधा और मैंने बढ़ा दिया है जो शायद ही किसी के पास मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज का अलग से कोर्स। और वैसे भी वो कोर्स का रेट ऐसा 20,000 30,000 नहीं है, बताएं 199 रुपए का ही है वो, तो उससे ज्यादा का तो हमको रिचार्ज लग जाता है ना भाई। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज का कोर्स भी मैंने इसीलिए बनाया कि आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्या मिले, क्रम से मिले। अब देखो कोई चीज चालू होता है तो उसको टाइम लगेगा कहीं नहीं, है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन किए हो, आप सभी जान रहे हो कि उसमें कंटेंट धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ही अपलोड होगा, क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी गलती या एरर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, उसको सुधारूंगा, उसके बाद वो पीडीएफ अपलोड करूंगा। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम जो पंचायती राज का क्लास लिया था मैं, स्थायी समितियों के ऑब्जेक्टिव वाला, वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। जाके आप देख सकते हो, क्लास भी डाल दिया हूँ और पीडीएफ भी डाल दिया हूँ। समितियों वाला ना, जो समितियां पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर अच्छे से क्लियर तो हो गया है, लेकिन रिवीजन करने के लिए हमको पीडीएफ चाहिए। तो आज जो है ना, मेरे को कम से कम मान के चलो 7 से 8 घंटे लगे हैं सारे पीडीएफ को रेडी करने में। पंचायती राज का पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, ऊर्जा उद्योग खनिज का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, इसके अलावा बिलासपुर संभाग का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो ये 3 पीडीएफ को बनाने में 7 से 8 घंटे लगे हैं, ठीक है। इसीलिए किसी के मैसेज का रिप्लाई भी मैंने नहीं किया, ठीक है। नगर सेना का टेस्ट अपलोड कर दिया हूं, नगर सेना का टेस्ट अपलोड करने के बाद ही क्लास ले रहा हूं, ठीक है। टेस्ट दिला सकते हो, क्लास के बाद दिला लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अचानक मार वन अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो अचानक मार वन अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये मनियारी नदी, याद रखना। अचानक मार अभ्यारण्य के मध्य से मनियारी नदी गुजरती है, क्योंकि अचानक मार अभ्यारण्य में ही सिंहावल सागर है, जहां से मनियारी नदी का
उद्गम होता है। तो सीधी सी बात है, मनियारी नदी कहाँ से बहेगी? अचानक मार अभ्यारण्य। मनियारी नदी कहाँ से बहेगी? अचानक मार अभ्यारण्य। फिर वही बात हो गया कि जनपद जिला का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, और दिखा दिया पीडीएफ अपलोड हो गया है, तो बताओ, अगर दिखा दिया कि पीडीएफ अपलोड हुआ है तो कोर्स में जाकर देखना होता नहीं है, और पीडीएफ नहीं मिला है तो ये नहीं मिला है। क्या मैसेज करने में क्या ही जाता है, इसलिए फटाफट से मैसेज कर देते हो। ये देखो, ये पंचायती राज ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कोर्स में क्लास है। ये देखो यहाँ पर मैंने अपलोड किया है पंचायती राज की स्थायी समितियों का पीडीएफ। तो समितियों वाला पीडीएफ अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। ये वाला पीडीएफ मैंने बोला था कि ग्राम जनपद जिला पंचायत वाला जो पीडीएफ है इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। इसको 1-2 दिन लगेगा क्योंकि कंटेंट चेक करना पड़ेगा ना, चेक करके डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये वाला पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, अभी तो बताया पंचायत की स्थायी समिति। इसके अलावा और देख लो, देखो भाई, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में जाओगे ना तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्लिक करोगे तो देखो ये उद्योग ऊर्जा खनिज वाला पीडीएफ देखो अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ जाओ मैपिंग में, ठीक है, ये मैपिंग में जाओ, मैपिंग में क्लिक करो, बस्तर संभाग, रायपुर, सरगुजा, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो बिलासपुर संभाग का पीडीएफ। तो कैसे बोल रहे हो पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये 3 पीडीएफ भाई समय लगता है अपलोड करने में। अब आप लोग क्या है, मेहनत करते तो जानते, अब मेहनत तो क्या है, फ्री में मिल जा रहा है पीडीएफ, अब फ्री के बराबर ही है, 199 रुपए का मतलब फ्री ही है, ऐसा है। तो वो फ्री में क्या हो जा रहा है, आपको बढ़िया पीडीएफ मिल जा रहा है, क्लास मिल जा रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है, बताए, है ना। और वही कोर्स को अगर 20,000 30,000 में खरीदे होते ना, तब एक भी शिकायत नहीं होता। वो एक पीडीएफ भी मिलता, 2 पीडीएफ भी मिलता ना, तो तुरंत खुश हो जाते हैं, हाँ अरे पीडीएफ मिला करके, बताए। लेकिन अब क्या है ना, फ्री में कोई चीज मिल जाता है ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है। हालांकि मेरे को बहुत सारे लोग समझाए भी कि इस तरह से मत कीजिए करके, कोर्स का रेट इतना कम मत कीजिए, 199 रुपये बहुत कम होता है किसी भी कोर्स का रेट आज के टाइम पे, खास करके इस कलयुग में, ठीक है। बहुत लोग मेरे को समझाए, पता है, लेकिन बात वही होता है, बताए, सलाह सबसे लो लेकिन करो अपने मन की, बताए। अब मेरा मन था कि एकदम लोवेस्ट जितना एप्लीकेशन का चार्ज है वो ही लेकर आपको जो है कोर्स दे दूं, बताए। अरे तो ऑनलाइन क्लास कहीं भी लोगे डेटा तो लगेगा ही ना। जैसे आप बोल रहे हो कि सर सिर्फ कोर्स से नहीं होता, डेटा भी लगता है, तो डेटा तो आप कहीं से भी कोर्स लोगे तो डेटा लगेगा ही, ऐसा तो नहीं है आपको ऑनलाइन डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो 5G वाला आ गया है, अनलिमिटेड 5G वाला, तो वो वाला रिचार्ज कर लोगे, फिर तो डेटा का टेंशन ही खत्म। जिस रिचार्ज में अनलिमिटेड 5G रहता है, बस 5G कवरेज होना चाहिए आपके पास, फिर तो टेंशन ही खत्म है जिनके पास 5G है। ठीक है, तो वही है, बताए, कई बार जो है ना बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। तो लोग मेरे को बहुत समझाए थे उस समय, लेकिन मैं नहीं माना। पर आप लोगों के मैसेज देख के ना कभी कभी लगता है मेरे को, पता है, मतलब आप लोग फील करा देते हो कि नहीं, 199 रुपये में कोर्स करना, आपका कोर्स का रेट 199 करना आपका गलत डिसीजन था, ऐसा फील करा देते हो आप लोग। परिचारक का टेस्ट सीरीज और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्लास है ना, जो पूछ रहे हो आप लोग कि कब होगा करके, एडीओ के एग्जाम के बाद, है ना। अभी वेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, एडीओ के एग्जाम का ही तो वेट कर रहे हैं। एडीओ का एग्जाम हो जाएगा तो परिचारक का टेस्ट सीरीज और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्लास है साइंस का, वो दोनों चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सब एडीओ में बिजी हैं, बढ़िया,
पर एक चीज है बताए, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते समय भी, है ना, जब इंजीनियरिंग खत्म हुआ उस समय, और कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कराते हुए भी आज 7-8 साल हो गए मुझे, ठीक है, ज्यादा ही हो गया होगा, 8 साल से, हाँ 15 से स्टार्ट किया था ना, 8-9 साल हो गए, तो 8-9 साल हो गया मेरे को। एक चीज जो मेरे अंदर बहुत अच्छा है कि कोई कुछ भी बोले, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, उतना फर्क ही नहीं पड़ता होता है कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, है ना, तो ये सारी चीजों का जो असर है ना, वो मेरे ऊपर होता नहीं है, बताए, यही चीज मेरे अंदर अच्छा है, ऐसा मेरे को लगता है कई बार। इसीलिए मैं कभी, जैसे मैं जब 199 रुपये प्राइस किया ना, तो उसके बाद से आज 6 महीने हो गए लगभग, मैं प्राइस इसीलिए बढ़ाया नहीं, बताए, वो 199 पे ही रोक के रख दिया हूँ, ठीक है, कारण उसका वही है। वैसे ही आपको भी ये होना चाहिए कि आप जब तैयारी कर रहे हो, समाज में लोग ताने मारेंगे, घर में लोग ताना देंगे, भाई हो बहन हो, हर कोई आपसे पूछेगा कब लगेगा नौकरी, कब लगेगा नौकरी, एक ही सवाल, पता है, कब तक तैयारी करते रहोगे, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गए। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा हो, इधर से एक कान से सुनना है और एक कान से निकाल देना है, और अपना जो फोकस है ना, वो अपने पढ़ाई पे करना है, ठीक है, फोकस अगर एक जगह रहेगा ना, तो आप जो है सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फोकस हमेशा क्या होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, बताए, कोई कितना भी कुछ बोले उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको, हमारी लाइफ है, तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट रखेंगे कि हाँ मेरे को इस तरह से रहना है करके, किसी के से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बताए, कि हाँ किसी से कुछ सुनकर हम जो है थोड़ा सा डगमगा जा रहा है हमारा तैयारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके अभी जब एग्जाम का समय है, ठीक है, क्योंकि अब तो व्यापम कैलेंडर आ गया, व्यापम कैलेंडर आने से फायदा क्या हुआ है कि पहले से पता है कि कौन सा एग्जाम कब होगा, आबकारी आरक्षक कब होगा, परिचारक कब होगा, पुलिस कब होगा। तो जब सब कुछ पता है कि पहले से कि ये एग्जाम इस टाइम पे होगा, ये एग्जाम इस टाइम पे होगा, तो आपके पास एकदम लिमिट है बिल्कुल टाइम का कि इस टाइम पे हम तैयारी कर लेते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, बताए, मतलब जब व्यापम कैलेंडर पहली बार जारी हुआ ना, तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात का हुआ कि अब जिनको जो एग्जाम निकालना है ना, वो बिल्कुल एक चीज पर फोकस करके अपना एग्जाम निकाल लेंगे। क्योंकि पहले क्या, व्यापम कैलेंडर जारी नहीं होता था तो सिर्फ अनुमानित रहता था, एकेडमी वाले जो भी बोलते थे, हाँ एडीओ आएगा, लग गए लोग एडीओ तैयारी करने, सुपरवाइजर आएगा, लग गए लोग सुपरवाइजर तैयारी करने, ऐसा होता था पहले। लेकिन व्यापम कैलेंडर आने से ऐसा हो गया कि हाँ ये एग्जाम होने वाला है, तो चलो इसकी तैयारी करते हैं। तो ये एक चीज का बेनिफिट मिला है आप सभी को भी। है ना भाई। मेरी मम्मी मुझे आज बोली, इतना पढ़ रही, नौकरी बस मत लगे फिर बताती हूँ। हाँ, उसको एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल लेना, क्योंकि निकाल देना, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। अगर कुछ ऊपर से लिख कर आया है कि हाँ ये होगा आपके साथ, तो वो तो होगा ही, बताए, ठीक है, लेकिन हमको अपना फोकस कभी भी मतलब डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले कि हाँ इतना बड़ा हो गया है, नौकरी नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अपने फोकस को कभी चेंज नहीं करना है, बताए। अगर आप तैयारी करने बैठे हो, आपका एक गोल है कि आपको एग्जाम निकालना है करके, तो पूरा फोकस सिर्फ उसी में होना चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है और एग्जाम निकालना है, और ऐसे लोग से दूर रहना है जो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो ना, तो आपके दोस्त यार ठलहा लोग नहीं होने चाहिए, या जो आपसे नीचे लेवल का तैयारी कर रहे हैं वो आपके दोस्त यार नहीं होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 11th-12th के बच्चे हैं, 10th वाले जो बच्चे हैं या ग्रेजुएशन वाले हैं, वो सब आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपका हेल्प कभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका टाइम पास करेंगे। आप उनसे मिलने जाओ या वो आपसे मिलने आए, दोनों ही कंडीशन में आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन के लाइन में हो तो आपके दोस्त कंपटीशन लाइन वाले ही होने चाहिए। अगर ठीक है बचपन का मित्र है, ठीक है, उसको संडे को एक आध दिन, एक आध घंटे मिल लिए सप्ताह में या महीने में एक बार मिल लिए, वो अलग चीज है कि हाँ स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है तो मिल लिए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ऐसे दोस्त बनाकर रखे हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ इसलिए घूम रहे हैं कि हाँ आपका दोस्त है, आपके दोस्त यार है इसलिए, तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वहां से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको कभी भी।
चलो तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचानक मार वन्य अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है भाई? तो मनियारी नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? तो छत्तीसगढ़ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, कोई सा नहीं है इसमें से, तो आएगा नन ऑफ दिस, इसमें से ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखना कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भाई? तो छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसी चीज को याद रखना, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को, कि अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस अचानक, अच्छा कमेंट करके बता दो कि अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? बता दो भाई, अचानक मार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा? अचानक मार अमरकंटक, और इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। अचानक मार अमरकंटक की स्थापना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2005 में की गई थी। यह देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों में से एक है? तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को ही इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, वो कौन सा है? अचानक मार है। मुंगेली जिला का गठन कब किया गया था? तो अगर आप बिलासपुर का मैप बनाओ तो ये है आपका बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, और ये बिलासपुर से यहां पर मुंगेली अलग किया गया था। कब? 2012 में। ठीक है, तो बिलासपुर से मुंगेली कब अलग हुआ? 2012 में। तो मुंगेली जिले की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। ठीक है, मदगु द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मदगु द्वीप मुंगेली जिले में है। याद रखना, मदगु द्वीप जो है वो मुंगेली जिले में है, और इसी मदगु द्वीप को केदार तीर्थ कहा जाता है। इसी मदकू द्वीप को केदार तीर्थ कहा जाता है। जैसे पतालेश्वर शिव मंदिर को केदारेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, वैसे ही मदकू द्वीप को केदार तीर्थ कहा जाता है। और यहीं पर मसीही मेला लगता है, और इस साल का मसीही मेला जो है लग गया। 6 से 12 फरवरी के बीच में मसीही मेला लगता है, याद रखना। ठीक है, 6 से 12 फरवरी में क्या लगता है? यहाँ पर मसीही मेला लगता है। फेमस मेला है, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर है। मदकू द्वीप जो है वो शिवनाथ एंड मनियारी नदी के संगम पे है। याद रखना, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर है मदकू द्वीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर है? तो मदकू द्वीप जो है इसमें से शिवनाथ नदी के तट पर है। मदकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, शिवनाथ नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंहावल सागर से होता है। कहां से होता है? सिंहावल सागर। राजीव गांधी परियोजना या सिंहावल सागर? तो मनियारी नदी पर जो डैम है इसी को सिंहावल सागर या राजीव गांधी डैम कहा जाता है, जो कि मुंगेली जिला में है। किसमें है? मुंगेली जिला में है। निम्न में से कौन सा कथन अचानक मार अभ्यारण्य लेके सही नहीं है? मुंगेली जिला में 1975 में अभ्यारण्य का मान्यता प्राप्त हुआ। देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 2005 में स्थापित हुआ। वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व और 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। तो ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि 2006 में पहले टाइगर लोगों को पीटी करवाए, पीटी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में टाइगर रिजर्व बनाए। लेकिन यहां पर ये चीजें उल्टा लिखा हुआ है, 2006 में टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, नहीं, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है। 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है। ठीक है, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व। तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, सही चीज यहां पर है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, नवीनतम खमरिया औद्योगिक क्षेत्र, तो खमरिया औद्योगिक क्षेत्र मुंगेली। कबीरधाम का औद्योगिक क्षेत्र है हरेल छपरा। रायगढ़ का लारा, महुआपाली सियारपाली। बिलासपुर का तो जान ही रहे हो। खमरिया का है भाई मुंगेली जिला।
छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और मैकल में ही क्या है भाई, लोरमी पठार, मैकल पर्वत श्रेणी में ही लोरमी पठार जो है ये स्थित है। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मदकू द्वीप धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में की जाती है? तो अभी बताया मैंने आपको, मदकू द्वीप को ही केदार तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केदार तीर्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? तो 2019 में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का घोषणा हुआ था, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आया 2020 में। तो 10 फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना बोलेगा? तो याद रखना, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ये 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये 28वां जिला बना। प्रदेश का 28वां जिला कौन सा बना भाई? तो ये बना गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी रियासत थी शक्ति, और सबसे छोटा जिला है शक्ति। सबसे छोटी रियासत शक्ति और सबसे छोटा जिला शक्ति। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अमृत धारा हसदेव नदी पर है, रानी दरहा सबरी नदी पर है, सातधारा इंद्रावती पर है, केंदई जो है ये अरपा नदी पर नहीं है। केंदई जलप्रपात कोरबा में केंदई नदी पर है। केंदई जलप्रपात कोरबा में केंदई नदी पर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ऑप्शन सी। पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। किस नदी पर मिनी माता हसदेव बांगो डैम है? तो आप जानते हो मिनी माता हसदेव बांगो डैम नाम से स्पष्ट है कि हसदेव नदी पर। ये कहाँ है भाई? हसदेव नदी पर है। ठीक है, हसदेव नदी पर। हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई? तो आप जानते हो हसदेव बांगो नामक, चलो इसका आंसर सबके सब बताओ, आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है ये। हसदेव बांगो डैम, कि हसदेव बांगो डैम जो है कब पूरा हुआ भाई? पूर्ण रूप से हसदेव बांगो डैम का शुरुआत हुआ था, स्थापना की गई थी 1967 में, लेकिन कौन से वर्ष में पूरा हुआ? ऑप्शन बी। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बहुत सारे लोग इसमें फंस गए इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन जरूर आसान है, लेकिन फंस जा रहे हो आप लोग। यार इतने सारे लोग एक साथ आंसर दे रहे हो। अगर वो विद्युत पूछता ना, विद्युत उत्पादन, तब हम भी आंसर लेते। कौन से वर्ष में ये सिंचाई परियोजना पूरी हुई? तो 1967 में स्थापना की गई थी, 2011 में बन के पूरी तरह से तैयार हुआ है। 2011 में, याद रखना ये वाला डेट, 1994 वाला डेट विद्युत उत्पादन के लिए याद रखना है। ठीक है, हसदेव बांगो का। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? तो कुल सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर। 420,580, याद रखना 420,580। ठीक है, 420, 1000 में 420 घटा दोगे कितना आएगा? 580 आएगा ना, बस 420,580। मैथ्स वाले समझ गए होगा क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो 4,20,580 हेक्टेयर। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? तो 87 मीटर, 87 मीटर ऊंचाई के साथ हसदेव बांगो डैम जो है वो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज है? तो हसदेव बैराज कोरबा में। हसदेव नदी पर हसदेव बैराज है जो कि कोरबा में है, वो मेरे घर के पास है। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो हसदेव बांगो डैम जो है यहाँ पर 40 मेगावाट के 3 प्लांट लगाए गए हैं। तो टोटल कितना हो गया? तो 4 × 12 मतलब 120 मेगावाट। मतलब क्या? 120 मेगावाट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र का पहली इकाई का आरंभ कब किया गया था? तो कोरबा सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र 1978 में इसका स्थापना किया गया था। 1983 में उत्पादन शुरू हुआ। तो पूछ रहा है पहली इकाई का आरंभ कब हुआ? तो आंसर लेंगे आप 1983। आंसर क्या लेंगे आप? 1983। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, ये मेरे घर के पास है, और मेरा घर जो है कोरबा ईस्ट में है।
तो याद रखना ये आएगा कोरबा ईस्ट, बिल्कुल घर के पास है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा ईस्ट, ठीक है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणित क्षमता कितनी है? तो ये कोरबा सुपर थर्मल मतलब समझ रहे हो, एनटीपीसी। एनटीपीसी कहाँ है भाई? कोरबा में, जमनी पाली में, दूर में है। एनटीपीसी जमनी पाली 20-25 किलोमीटर के आसपास है। तो कोरबा एनटीपीसी जो है इसकी स्थापित क्षमता है 2600 मेगावाट। याद रखना कितना है भाई? 2600 मेगावाट है, ठीक है। याद रखना कितना है? तो 2600 मेगावाट है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र 500 मेगावाट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट, 250 के 2 प्लांट लगे। कौन ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आप जान रहे हो भाई, एकदम जोरों शोरों से बिजली जो है निकलता है, पैदा होता है, यहाँ बनाया जाता है कोरबा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र 2007 में स्थापित किया गया, 2007 में स्थापित किया गया था। मेरे घर के पास है, 500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो सीकासार डैम है 7 मेगावाट, हसदेव डैम 120 मेगावाट, गंगरेल डैम 10 मेगावाट, दुधावा में नहीं है। तो कहां नहीं है? ऑप्शन ए, दुधावा में जल विद्युत परियोजना नहीं है। होता तो यहां पे भी जल विद्युत होता। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है, याद रखना धमतरी, कांकेर, बस्तर नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है वो कहाँ है भाई? कोरबा जिले में है। याद रखना छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहाँ है? कोरबा जिले में है। बढ़िया एकदम नजारा है, सुंदर नजारा। अभी तो बरसात आ गया, अब तो मजा आ जाएगा। जैसे ही बरसात आता है ना, घूमने लायक रहता है, एकदम हरा भरा, हरियाली, सुकून मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा, पता है। तो चैतुरगढ़, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, वहां से देखोगे तो कश्मीर जैसी वादियां दिखती है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। और यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। क्या है? महिषासुर मर्दनी, जिसका निर्माण कलचुरी शासक या कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज ने करवाया था, ठीक है। तो महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो चैतुरगढ़ किला है, पास में ही लाफागढ़ है, तो याद रखना चैतुरगढ़ किले को ही लाफागढ़ किला कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे चैतुरगढ़ किला ही लाफागढ़ किला है। बालको की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हो बालको, जिसकी स्थापना आधिकारिक तिथि तो 27 नवंबर है, लेकिन व्यापम पीएससी 24 नवंबर लेता है आंसर। तो याद रखना 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1965 बालको की स्थापना। भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखेंगे 24 नवंबर 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालको का 51% हिस्सेदारी किसके पास है या किस कंपनी के पास है, कब खरीदा था? तो स्टरलाइट कंपनी ने बालको का 51% हिस्सेदारी खरीदा था सन 2001 में, ठीक है। कब खरीदा था भाई? तो सन 2001 में खरीदा था, ठीक है। कब खरीदा था? 2001 में। बालको याद रखेंगे 2001 में स्टरलाइट कंपनी ने इसका 51% शेयर खरीदा था। बालको संयंत्र में उपयोग में आने वाला मुख्य खनिज, अब देखो भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बालको से क्या बनता है भाई? क्या निकलता है? प्रोडक्शन एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम के लिए चाहिए क्या? बॉक्साइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए। चूना का क्या करेंगे हम? हमको क्या चाहिए भाई? बॉक्साइट, जो कहां से आता है? मैन पार्ट से आता है। गेवरा, दीपका, कुसमुंडा किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सब जो है गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, मुकुंद घाट, ठीक है, मानिकपुर, ये सब जो है कोरबा में कोल माइंस हैं। याद रखना कोयला खदान, कोयला ही कोयला, काला ही काला, बिल्कुल ठीक है, कोयला ही कोयला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा, अब कोरबा में रहने के कारण ही तो मैं गोरा नहीं हो पाया, पता है, क्योंकि वहां कोयला ही इतना ज्यादा है। काला 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 होने के कारण गोरिच नहीं हो पाया भाई, कोई क्रीम असर ही नहीं करता है। अब बिलासपुर आया तो फिर चेहरा थोड़ा फेयर हो गया, बताए। अब कोरबा में रहते रहते जान रहे हो, वहां तो पता नहीं लोग गोरे कैसे रह पाते हैं, तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है। वहां रहोगे चेहरा काला पड़ने लगता है, और फिर यहाँ बिलासपुर आओगे तो फिर चेहरा गोरा होने लगता है।
नेचुरल भाई, इट्स नेचुरल। ठीक है, चलो। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूगर्भीय यांत्रिक कोयला खदान मुकुंद घाट है, जो कि कोरबा जिले में है। कहाँ है भाई? कोरबा जिले में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे भूमिगत यांत्रिक कोयला खान मुकुंद घाट, मुकुंद घाट कोरबा। इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी तुम्माड़, जो कि कहाँ है भाई? कोरबा में है। कहाँ है? कोरबा में है। कोरबा जिले की स्थापना कब की गई थी? तो बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर चांपा दोनों ही 1998 में अलग हुए हैं। कब अलग हुए हैं? 1998 में अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? तो छुरी मतलब कोरबा, उदयपुर मतलब रायगढ़, तो आंसर क्या लोगे? कोरबा रायगढ़। ऑप्शन बी, आंसर क्या आएगा? कोरबा रायगढ़। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा रायगढ़। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? अब देखो भाई, इतना कोयला होने के बाद भी आप यकीन नहीं करोगे कि मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, कोरबा जिले का सबसे ज्यादा है। ठीक है, कोरबा जिले का सबसे ज्यादा है मानव विकास सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राज्य में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और उसके स्थान से सम्मिलित नहीं? सुपर थर्मल कोरबा में है, एससीएल बिलासपुर में है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मांढर में है, ठीक है, मांढर में है, रेलवे वैगन वर्कशॉप दुर्ग नहीं, WRS जो है रेलवे वैगन वर्कशॉप, ये रायपुर में है। याद रखेंगे कहाँ है भाई? रायपुर में है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा हो गया भाई? रायपुर वाला। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाली के शिव मंदिर के निर्माण करता, तो आप जानते हो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने पाली का शिव मंदिर बनवाया था, तो याद रखना पाली का शिव मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, पाली का शिव मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। पाली के शिव मंदिर का शासक, शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाला कलचुरी शासक कौन था? तो पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाला कलचुरी शासक जो है वो कौन था भाई? जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाजल्य देव द्वितीय। तो पाली के शिव मंदिर की बात हो रही है भाई। किसकी बात हो रही है? पाली का शिव मंदिर। तो याद रखना, इसका जीर्णोद्धार करवाया था जाजल्य देव प्रथम ने। तो पाली का शिव मंदिर J1, J1 याद रखना, J1 मतलब जाजल्य देव प्रथम ने। तो कितने लोग आंसर ए ले रहे हैं जरा देखें तो। वाह, कैसे गलत बता रहे हो भाई? जाजल्य देव प्रथम ने करवाया था ना? गलत हो गया, कोई बात नहीं, रोते नहीं है। यहाँ पे गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत मत करना। छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना रुद्री बैराज, लेकिन ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, रुद्री बैराज जो है ये पहला जल विद्युत परियोजना था, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है, अब भिन्न है इसमें से। तो आप जानते हो फुटका, पवनखेड़ा, केरता, ये तीनों बॉक्साइट, और गेवरा अलग होगा। क्यों? क्योंकि गेवरा जो है वो कोल माइंस है। गेवरा क्या है? कोल माइंस है। कुदुरमाल के संस्थापक कौन है? तो कुदुरमाल के जो संस्थापक है वो कौन है भाई? बता दो। कुदुरमाल के संस्थापक चूड़ामणि साहब। ठीक है, तो कोरबा में कबीर पंथ है, वो कुदुरमाल में है, और उसके संस्थापक चूड़ामणि साहब। बांधाखार जंगल सत्याग्रह कटघोरा, जिसके नेतृत्व करता थे मनोहर लाल शुक्ल, ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और इसी के साथ हम 129 क्वेश्चन में पहुंच भी गए। देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर है, हसदेव की सहायक नदी चोरनई नदी। देवपहरी वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट है, मजा आ जाएगा पिकनिक जाने में। छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना रुद्री पिकअप वियर था, जो कि वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना तब हसदेव लेंगे क्योंकि गंगरेल 10 मेगावाट है और सिकासार 7 मेगावाट है, लेकिन हसदेव जो है, हसदेव बांगो डैम 120 मेगावाट है।
तो इस हिसाब से सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बोलेगा तो आपको क्या लेना होगा, हसदेव जल विद्युत परियोजना। छुरी के संबंध में बताइए, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यहाँ रेत पत्थर और सैल संस्तरों के बीच में कोयले के निक्षेप हैं, दोनों ही सही हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है, याद रखना ए और बी जो है दोनों ही सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों ही संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है ना भाई। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसीलिए कोयला पाया जाता है, तो सही भी है और संबंधित भी है। तो पहला ऑप्शन आप लोगे आंसर इसका, ठीक है। आंसर क्या लोगे, पहला ऑप्शन, दोनों संबंधित है। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो आप जानते हो पेंड्रा लोरमी के पठार में एक पलमागढ़ है, एक लाफागढ़ है और एक चंदेली पहाड़ है। तो पलमागढ़ गौरेला जिले में, लाफागढ़ कोरबा जिले में और चंदेली पहाड़ है मुंगेली जिला में। तो पलमा के अलावा लाफागढ़ है जो ऊंचा चोटी है। पलमा 1080, लाफा 1048 मीटर, लाफागढ़ की ऊंचाई जो है वो 1048 मीटर है। याद रखना पलमागढ़ 1080 मीटर और लाफागढ़ 1048 मीटर ऊंचाई है। तो पलमा के अलावा जो पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा चोटी है वो लाफागढ़ है। छुरी पहाड़ी जो है, छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग कहाँ है? तो वो कोरबा जिले में है। याद रखना छुरी पहाड़ियों का अधिकांश भाग कोरबा जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमरू क्यों जाना जाता है भाई? तो आप जानते हो लेमरू एलिफेंट रिजर्व, पूरा बोलो लेमरू एलिफेंट रिजर्व, फिर से बोलो लेमरू, लेमरू लेमरू मत करो भाई, पूरा बोलो लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 1995 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या है? 1995 किलोमीटर स्क्वायर। कोरबा कटघोरा सरगुजा धर्म जयगढ़ के वन मंडल शामिल है। कोरबा कटघोरा सरगुजा धर्म जयगढ़ के वन मंडल इसमें शामिल है। नेक्स्ट, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम लेमरू एलिफेंट रिजर्व है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व। कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम है हसदेव। याद रखना कोरबा वेस्ट का दूसरा नाम हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर कोरबा सीपत दोनों जगह है, तो आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। कोरबा में भी एनटीपीसी है, सीपत एनटीपीसी है और अब रायगढ़ में भी है, रायगढ़ एनटीपीसी, लारा एनटीपीसी रायगढ़। कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर है, तो मड़वा रानी मंदिर है तो जय माता दी हो जाए। किस त्योहार के दौरान वार्षिक मेले का आयोजन होता है? तो नवरात्रि में मेला लगता है, जोरदार मेला लगता है, बहुत भीड़ रहता है ना। मड़वा रानी माता का मेला लगता है, ठीक है। किनका मेला लगता है? मड़वा रानी माता का मेला लगता है, याद रखेंगे। दलहा पहाड़ ये जांजगीर चांपा जिले में है। कहां पर है? अकलतरा में है ये दलहा पहाड़। सबसे गर्म स्थान, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चांपा, सबसे गर्म स्थान है चांपा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शिवरी नारायण मंदिर कहां है? तो आप जानते हो शिवरी नारायण मंदिर जांजगीर चांपा जिले में है। किस स्थान पर मध्य भारत पेपर मिल है? तो मध्य भारत पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, प्रकाश स्टील इंडस्ट्रीज, सोन पावर लिमिटेड, चार चीज याद रखना होता है। मध्य भारत पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, प्रकाश स्टील इंडस्ट्रीज और सोन पावर लिमिटेड, ये है चांपा में, ठीक है। मड़वा थर्मल पावर प्लांट इस राज्य के किस जिले में? तो याद रखना मड़वा रानी माता का मंदिर, जय माता दी, मड़वा रानी माता का मंदिर जो है वो आपका कोरबा जिले में। तो मड़वा रानी माता का मंदिर कोरबा जिले में है, लेकिन मड़वा तेंदुभाठा थर्मल पावर प्लांट, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, ये जांजगीर चांपा जिले में है। 500 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हैं, 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। चलो फटाफट से जय माता दी कमेंट कर दो, जय माता दी, ठीक है, मजा आ जाए आज के क्लास में। मड़वा तेंदुभाठा में विद्युत उत्पादन के लिए कितनी इकाइयां लगाई गई है? तो 2, 500 के 2 मेगावाट 2 इकाइयां लगाई गई हैं। मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत संयंत्र किस जिला में है? तो चांपा, जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है। बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? तो बड़े भजन का रामनामी मेला पौष माह में लगता है।
छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला है जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ आएगा कि नहीं बताओ जी, आएगा ना? सुधार नहीं पाया इसको, यहां पर शक्ति लिख लेना। अब ले लो आंसर, जांजगीर चांपा, चांपा और शक्ति, शक्ति का चंदरपुर। ठीक है, कोसा उत्पादक जिले जांजगीर चांपा और शक्ति। सोन पावर लिमिटेड कहाँ है भाई? चांपा में है। सोन पावर लिमिटेड चांपा में। खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में क्या है? तो गर्भगृह में है शिवलिंग, है ना, लाखा चाउर मंदिर कहते हैं इसको। प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी किनारे? तो चांपा मतलब कोरबा से ऐसे हसदेव नदी ऐसे बहते बहते चांपा की तरफ, चांपा होते हुए जा रही है। ठीक है, और पीथमपुर तट पर पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर हसदेव नदी है, पीथमपुर जो है हसदेव नदी के तट पर है। अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी, जैसे उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी बताया था ना मधुसूदन दास, वैसे हमारे यहाँ भी थे बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, जिन लोग गांधी चौक आते हो बिलासपुर तैयारी करने, गांधी चौक में देखना उस साइड राइट साइड देखना लिखा है बैरिस्टर छेदीलाल आवास, वो घर बैरिस्टर छेदीलाल का है। वो तो रहे नहीं लेकिन उनका घर जरूर है यहाँ बिलासपुर में। ठीक है, तो वो कहां से थे भाई? अकलतरा से थे बैरिस्टर छेदीलाल। स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल कहां पैदा हुए थे? तो अकलतरा में पैदा हुए थे। कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है इसमें, तो माड़ रहा है, रतनपुर रहा है, त्रिपुरी रहा है। ये जाजल्यपुर जो है ये कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, इसको जाजल्य देव ने बसाया था लेकिन थी नहीं। जांजगीर शहर का जन्मदाता जाजल्य देव, जांजगीर शहर का जन्मदाता जाजल्य देव, जिसने यहाँ पर नकटा मंदिर बनवाया भाई, विष्णु मंदिर है। कौन सा जोड़ी सुमिलित नहीं? करणेश्वर जय माता दी, सिद्धेश्वर जय माता दी, फणिकेश्वर जय माता दी, सब सही है। तो आंसर क्या लोगे? ऑप्शन डी। आंसर क्या लोगे? ऑप्शन डी। पीथमपुर कौन सी नदी के तट पर है? हसदेव नदी के तट पर है। पीथमपुर जो है वो हसदेव नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो पहले के समय में काशी जो है शिक्षा के लिए लोग काशी जाते थे, तो वैसे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लोग खरौद आते थे, इसीलिए खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। इसलिए खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। चलो 1000 प्लस लाइक हो गया, वाह मजा आ गया। ये मेरे मेहनत का फल है। ये क्या है भाई? ये मेरे मेहनत का फल है। ठीक है, और 5 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से, और आप लोगों के जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कापन कौन से जिले में है? तो औद्योगिक क्षेत्र कापन, कापन इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो जांजगीर चांपा जिले में है। नेक्स्ट, प्रकाश स्टील इंडस्ट्रीज कहां है? तो वो चांपा में। तो मैंने बताया था ना मध्य भारत पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, इसके अलावा प्रकाश स्टील इंडस्ट्रीज और सोन पावर लिमिटेड, सोन पावर लिमिटेड। सोन इस्पात संयंत्र कहां है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले का स्थापना, तो कोरबा और जांजगीर चांपा दोनों ही 1998 में बने हैं, 1998। कोरबा जांजगीर चांपा दोनों ही कब बने हैं? 1998, 1998। कोटमी सोनार क्यों प्रसिद्ध है? तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे मेरे प्यारे प्यारे मगरमच्छों। कोटमी सोनार मगरमच्छों के पालन के लिए, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का पालन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कोटमी सोनार में क्या किया जाता है भाई? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का पालन किया जाता है। तो इसीलिए कोटमी सोनार जो है, प्राकृतिक नहीं जी, कृत्रिम, कृत्रिम याद रखना, प्राकृतिक वाला वो भैंसा रहा है। कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का यहाँ पालन किया जाता है, जिसको
यहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क है, ठीक है बैलों, ठीक है बैलों, यहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क है, दिमाग में सेट रखना इस चीज को, ठीक है, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। सोन पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा जिले में है, सोन पावर लिमिटेड जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर का सबसे बड़ा कस्बा, सबसे बड़ा कस्बा जांजगीर में सबसे बड़ा तो चांपा ही है, और चांपा ही कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चांपा ही कोसा बुनाई उद्योग के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आप जानते हो, प्रभु श्री राम मेरे राम, यहीं पर भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, सिवरी नारायण। क्या था वो गाना, याद नहीं आ रहा है। रामायण का एक गाना बहुत फेमस है ना, कौन सा फेमस है भाई? जय श्री राम। चलो आगे बढ़ते हैं। नहरिया बाबा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये नहरिया बाबा मंदिर जो है ये भगवान हनुमान को समर्पित है। फिर से जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। सदाशिव गोविंद कंत्रे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित है। सदाशिव गोविंद कंत्रे को याद रखना, भारतीय कुष्ठ रोग निवारक संघ की स्थापना की है इन्होंने सोठी में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में जो सोठी है वहां पर भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना इन्होंने की है, सदाशिव गोविंद कंत्रे, ठीक है। और इन्हीं के एक सदस्य हैं दामोदर गणेश बापट। कौन? दामोदर गणेश बापट। ध्यान से सुनो बैलो, दामोदर गणेश बापट जिनको पद्मश्री सम्मान मिला वो इसी भारतीय कुष्ठ निवारक संघ के सदस्य थे। 2018 में पद्मश्री मिला, ठीक है। माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी, मतलब जिसको गुरुजी बोलते हैं, ये गुरुजी का संबंध है सराईपाली से। ये गुरुजी का संबंध कहां से भाई? सराईपाली। राम वनगमन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? बताओ भाई, यहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम किसको बोला जाता है? मेरे राम आएंगे। और बताओ, राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आ गए हैं भाई, ठीक है। तो चलो, मतंग ऋषि का आश्रम जो है वो सिवरी नारायण, किसको माना जाता है? सिवरी नारायण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवरी नारायण मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो आप जानते हो सिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा, ठीक है। सिवरी नारायण का मेला जो है वो माघ पूर्णिमा, ठीक है, याद रखना, सिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हो शक्ति जिले में। ऋषभ तीर्थ जिसको गुंजी दमऊ दरहा कहते हैं, ये शक्ति जिले में। कलमा मिरौनी साराडी, कलमा मिरौनी साराडी तीनों ही बांध शक्ति जिले में है और ये महानदी पर है। महानदी पे औद्योगिक बैराज हैं। कलमा मिरौनी साराडी, दिमाग में सेट कर लो, कलमा मिरौनी साराडी। नेक्स्ट, साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित है? तो कलमा मिरौनी साराडी तीनों ही महानदी पर स्थित औद्योगिक बैराज है। कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान, तो एक चांपा है, दूसरा है चंदरपुर। जय माता दी, चंद्रहासिनी माता का मंदिर। तो चंदरपुर के चंद्रहासिनी ला सुमिराओ नाथल दाई ला, ये वाला गाना सुने होगे ना? हाँ। तो चंदरपुर कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में किस स्थान पर सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ मिला? तो शक्ति जिले में स्थित किरारी गांव में काष्ठ स्तंभ मिला है। शक्ति जिले में स्थित किरारी गांव में काष्ठ स्तंभ। महानदी और मान नदी के संगम पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, मतलब चंदरपुर है। चंद्रहासिनी माता का मंदिर मतलब चंदरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त सिंह ने 1000 गाय दान में दी थी। यह किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम गुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंजी। गुंजी ग्राम शक्ति, ठीक है, जिला शक्ति, गुंजी गांव।
छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो ये है कुमार वरदत्त श्री का है। किसका है भाई? कुमार वरदत्त श्री का है। ठीक है, नेक्स्ट, किरारी के यज्ञ स्तंभ में लिखा है कुलपुत्र। अरे 18 प्रकार के प्रशासन का उल्लेख है ना किरारी के काष्ठ स्तंभ में। कितने प्रकार का प्रशासन का उल्लेख है? तो 18 प्रकार के प्रशासन का उल्लेख है, जिसमें कुलपुत्र का मतलब होता है अभियंता या मुख्य मिस्त्री। ठीक है, तो पहले जो मुख्य मिस्त्री होता था वो उसको आज इज्जत स्वरूप क्या कहा जाता है? अभियंता। जैसे मैं भी अभियंता हूं, है ना, क्योंकि मैंने भी क्या किया है भाई? इंजीनियरिंग किया है, तो मैं भी क्या कहलाऊंगा? अभियंता कहलाऊंगा कि नहीं? बताओ, कहलाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति जिले में किरारी से प्राप्त स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में किस राजवंश का छत्तीसगढ़ में शासन था? तो किरारी से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में सातवाहन कालीन शासक हुआ करते थे। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख से मिला है? तो किरारी स्थित काष्ठ स्तंभ से मिला है। वो काष्ठ स्तंभ हीराबंद तालाब में था। उस तालाब का नाम क्या था? हीराबंद तालाब। ठीक है, छत्तीसगढ़ में केलो परियोजना किस जिले में है? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1921 में खोजा गया था उसको। ठीक है, याद रखना कब खोजा गया था भाई? 1921 में खोजा गया था। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहते हैं, क्या कहते हैं? केलो परियोजना, या इसी को क्या कहते हैं भाई? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव डैम, ये रायगढ़ में है, क्योंकि रायगढ़ केलो नदी के तट पर है। रायगढ़ कहाँ है भाई? तो रायगढ़ जो है वो केलो नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो निजी क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड ये कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। प्राइवेट है ना। किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना जिंदल पावर लिमिटेड है? तो जिंदल स्टील प्लांट जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। निम्न में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है सिंघनपुर की गुफा। कौन सी गुफा? सिंघनपुर। ठीक है, कौन सी गुफा प्रसिद्ध है भाई? सिंघनपुर की गुफा प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? यस सर बोलो, एक बार बोलो यस सर, मजा आ रहा है। ठीक है, अरे उस समय थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा था तो ऐसे रोम रोम थोड़ा सा जोश आ गया होगा, नहीं? वो हमारे बॉडी में दिखने लगता है, हाँ जोश आ गया करके। अभी देखो उसके बाद कैसे आपको फास्ट ट्रैक क्वेश्चन कराया कि नहीं? मजा आया? बिल्कुल। मैं अपने समय जो लेकर चलता हूँ उतने समय में मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको तय समय में मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, वो भी याद करा कर। बिल्कुल। रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्र मुख्य रूप से कौन से रंग के हैं? चलिए बताइए कौन सा रंग के हैं? रायगढ़ के जो शैल चित्र हैं कबरा पहाड़ के, वो मुख्य रूप से कौन से रंग के हैं? मेरे से पढ़ रहे हो ना भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन तो मैं करवा के रहूंगा, है ना। आप बस अपना पढ़ाई फोकस में रखो। कोई कुछ बोले, बिल्कुल एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तोला हम जाना नहीं ना? कौन सा लू भाई आंसर? रायगढ़ के कबरा पहाड़ का जो शैल चित्र है वो कौन से कलर का है? आंसर बताओ। क्या बोल रहे हो? गऊ के मजा आ गिस, तब मार पड़ेगा ना भाई। क्या बताऊं भाई आप लोगों को। अच्छा है बताए, मोबाइल से देख रहे हो, सामने बैठे रहते तो कूट देता बताए।
मस्त कूटता बताए सामने रहते तो। देखो, कबरा पहाड़ से लाल रंग के छिपकली घड़ियाल सांभर, है ना, छिपकली अपने आप को नहीं समझना, घड़ियाल नहीं समझना, लड़के लोग सांभर नहीं समझना अपने आप को, तो छिपकली घड़ियाल सांभर नहीं समझना है। पंक्तिबद्ध मानव का समूह, ये लाल कलर का प्राप्त हुआ है, लाल कलर का छिपकली, ठीक है, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव का समूह। इसके अलावा गेरुआ रंग का, गेरुआ रंग का कछुआ, ठीक है, कछुए लोग, घोड़ा, हिरण, जंगली भैंसा, ठीक है, गेरुआ रंग का कछुआ, घोड़ा, अबे हंस का रहे हो इतना, ये बताओ है, क्यों हंस रहे हो भाई, है, सांभर लोग, हिरण और जंगली भैंसे लोग। क्या हो गया जंगली भैंसों, छिपकली बोल दिया तो कुछ हंसी आ गया क्या? वो लाल रंग का मिला है, ठीक है, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि छिपकली लोग लाल कलर का लिपस्टिक लगाते होंगे, तो छिपकली लाल कलर का है, ठीक है, तो छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव का समूह लाल कलर का। अभी गेरुआ कलर का है, गेरुआ कलर का है, क्या क्या बताया मैं, कछुआ, घोड़ा, हिरण और जंगली भैंसा, ठीक है भैंसो। अच्छा उस समय लिपस्टिक नहीं मिलता होगा, पान खाते होंगे, ठीक, ठीक है, लाल लिपस्टिक वालों, उस समय कलर नहीं था, अच्छा, तो सेव तो कौन से कलर का निकलता होगा फिर, कलर नहीं था तो? ठीक है, लड़के लोगों को मजा आ गया, आज मुद्दा मिल गया भाई, लड़के लोगों को याद करने का तरीका, लड़के लोग याद रहेगा कि नहीं बताओ, है ना। मेरा सपोर्ट जो है शुरू से ज्यादा सपोर्ट पुरुष प्रजाति को ही रहा है। अब पुरुष, अगर देखो महिला लोग महिला प्रजाति को ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो एक पुरुष होने के नाते मेरा सपोर्ट पुरुष प्रजाति को ज्यादा रहेगा। और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि कबरा पहाड़ से लाल रंग का क्या मिला है, ठीक है, और गेरुआ रंग का क्या मिला है, लड़की लोग भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो गेरुआ रंग का कछुआ, ठीक है, हिरण, जंगली भैंसा और घोड़ा मिला है। हाँ उस समय रोज होता होगा ना लाल कलर का, ऐसा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में गैरिक मुख्य रूप से रंग है ना, गैरिक रंग, ठीक है। दूसरे कोचिंग वाले लोग, सर लोग गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं, हाँ उन लोगों से इनकम जल्दी हो जाता है ना, क्या है गर्ल्स लोग
लड़के लोग क्या है, 10 बार सोचेंगे, 15 बार सोचकर कोर्स खरीदते हैं। लड़की लोग एक ही बार, है ना, उनको अगर टीचर पसंद आ गया, उनका पढ़ाना पसंद आ गया, कोर्स खरीद लेते हैं। फिर कोर्स कितने का भी हो फर्क नहीं पड़ता है, 2,000 का हो चाहे 20,000 का हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़के लोग जो है, अगर 2,000 का कोर्स है, 20,000 का कोर्स है, तो 20,000 का कोर्स है तो 20 बार सोचेंगे, 2,000 का कोर्स है तो कम से कम 5 बार तो सोचेंगे। मैं अपने टाइम पे पढ़ा लूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। और बीच बीच में मेरे को भी पढ़ा पढ़ा के ना थोड़ा सा बोर लगने लगता है, बताए, तो बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा बहुत कॉमेडी कर लेता हूँ। अब क्या है, एक बंद कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भूथा जैसे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वालों, आप सलाह जरूर दे सकते हैं, लेकिन करूंगा तो मैं अपने मन का। लड़कियों का भी साइड लिया कीजिए। जब शादी हो जाएगी ना, तब लूंगा, तब तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उस समय, अभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी यार देखो, ये जो गर्ल्स लोग हैं ना, इनको यार देखो, हर जगह बोलते हैं कि लड़की जो है लड़कों से कम नहीं है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की लड़के से कम नहीं है, मतलब वो लड़के से ज्यादा पावर रखती है। फिर भी इनको 33% आरक्षण दिया है भाई। इस चीज का दर्द हमेशा दिल में रहता है, बताए, कि छत्तीसगढ़ में, मतलब उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि इनको 33% आरक्षण है छत्तीसगढ़ में। कि मान लो छत्तीसगढ़ में 100 पोस्ट आता है, तो इसमें 77 में तो मेल या फीमेल कोई भी होंगे, लेकिन 33 पोस्ट सिर्फ फीमेल के लिए, इसमें मेल नहीं जा सकते। अगर 100 पोस्ट निकला है किसी एग्जाम के लिए, तो 33 में फीमेल ही जाएंगे, में बाकी बचे 77 में मेल या फीमेल, उसके बाद कैटेगरी बटेगा, ऐसा है ना। तो इस चीज का दर्द हमेशा दिल में रहता है भाई, लड़के लोग समझ सकते हो इस चीज को। और बहुत सारे लड़कियों को और महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि इनके पास 33% आरक्षण भी है। चलो, ज्ञान का अभाव है इसलिए नहीं पता है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ में पहली और एकमात्र जूट मिल, मोहन जूट मिल, कहाँ स्थित है? तो ये रायगढ़ में है। सर आपका कोर्स और यूट्यूब वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चीजें रहेंगी, अच्छा बढ़िया पढ़ो, सिलेक्शन ला कर दो, ठीक है। आज मेल और फीमेल में युद्ध होगा? नहीं नहीं, युद्ध मत कराओ, नहीं तो हार जाओगे पुरुषों, ठीक है, क्योंकि युद्ध तो नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। ताना बस मार सकते हैं, वही करो बस, ठीक है। युद्ध मत करो महिलाओं से, मुश्किल हो जाएगा। इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था रायगढ़ में। कहा हुआ था भाई? आंसर है रायगढ़। जल्दी कराइए सर, खाना भी बनाना है। मेरे को भी खाना बनाना है। आज मैं क्या बनाने वाला हूँ बताऊं? आज मैं बनाने वाला हूँ बेहतरीन भिंडी का मसाला। मतलब आज मैं बनाऊंगा भिंडी मसाला, फोटो भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज मैं बढ़िया भिंडी मसाला बनाऊंगा। वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद मैं जो है कुछ समय के लिए कोरबा चला जाऊंगा। तो बढ़िया यार, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा, है ना। अभी तो आज भिंडी मसाला बनाऊंगा।
फैमिली जो है ना, मेरी फैमिली जो है वो कोरबा में रहती है, ठीक है। भाई पापा मम्मी सब जहाँ कहाँ है भाई, कोरबा में। अब मैं जो है अकेले सड़ रहा हूँ यहाँ बिलासपुर में, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या है, कोरबा में बहुत जल्दी जो है ओपन होने वाला है कोरबा का सबसे बड़ा एकेडमी, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका ओपनिंग भी करना है 10-15 दिन बाद। लगभग रेडी हो चुका है, इंटीरियर का काम चल रहा है, ठीक है। फिर जो भी कोरबा वाले हैं ना, उनको मस्त सुविधा मिलेगा पढ़ने का। टॉप क्लास एकेडमी जो है बन रहा है भाई, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। टेलीग्राम में भेजूंगा भिंडी मसाला, ठीक है। अब जानते तो हो यार, पता है कि लड़कियों से ज्यादा अच्छा खाना तो लड़के ही बनाते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब बोलूंगा नहीं, है ना, मम्मी की वीडियो देख रही होगी, दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस नगर में संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? तो रायपुर में है, जगदलपुर में है, बिलासपुर में है। तो कहाँ नहीं है? तो रायगढ़ में नहीं है। संभाग आयुक्त का कार्यालय रायगढ़ में नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कत्थक घराना नहीं है? तो इसमें से सब जो है लखनऊ, बनारस, जयपुर, रायगढ़, नॉर्थ इंडिया के जो भी घराने हैं वो सब कत्थक घराने हैं। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस एबो, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सबके सब कत्थक घराने से है। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हो? तो कत्थक कली नहीं है, क्या है भाई? कत्थक नृत्य शैली, याद रखना, कत्थक नृत्य शैली, ठीक है। कत्थक कली मत बोल या कथकली मत बोलना, वो केरल का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है? तो रायगढ़ में। नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, यूआईएस एकेडमी सर्च कर लो, मिल जाएगा, यूआईएस एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, तो रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह तबला बजाते हैं। रायगढ़ से ही कार्तिक राम नृत्य करते हैं, ठीक है। सुलक्षणा पंडित गाना गाती है। तो ऐसे करके आप याद रखोगे, गायिका सुलक्षणा पंडित, तबला वादक राजा चक्रधर सिंह, नर्तक कार्तिक राम, ठीक है। धातु कला झारा धातु कला, ठीक है, मतलब झारा शिल्प कला कौन कर रहे हैं भाई? तो गोविंद राम झारा। तो झारा धातु कला जो है रायगढ़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के बृहद सिंचाई परियोजना और जिला हसदेव मांगो नहीं है? केलो रायगढ़, ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो केलो रायगढ़। चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र, तो चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित जो शैल चित्र है वो है सिंघनपुर। वो क्या है भाई? सिंघनपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ये क्या है भाई? सिचनपुर। इन नालायक लोग कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं, बताए। फिर से अपलोड करना पड़ेगा फाइल में सुधार कर। जिन लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा लिए होगे वो लोग सुधार लेना भाई, ठीक है। तो सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल का कहलाएगा। मध्य पाषाण के लिए कबरा पहाड़ आएगा, तो 3 के बाद 4 आएगा। उसके बाद उत्तर पाषाण के लिए धनपुर और नव पाषाण के लिए अर्जुनी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्व पाषाण काल का पहले जमाओ, तो ये आएगा कौन? सिंघनपुर की गुफा। फिर बोल रहा है मध्य पाषाण युग जमाओ, तो कबरा पहाड़। फिर उत्तर पाषाण बोल रहा है, मतलब धनपुर, ठीक है। उसके बाद नव पाषाण बोल रहा है, तो ये कौन सा आएगा? अर्जुनी। बस ऐसे ही जमाना था, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 आएगा। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। किसके लिए? शैल चित्र। अब 200 क्वेश्चन हो गए, आगे कराऊं कि नहीं बताओ? छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है रायगढ़। तो कौन सा है भाई? रायगढ़ जिला शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी, तो ओंगना, भैंसगढ़ी, खैरपुर, टीपाखोल, कर्मागढ़, बेनीपाट, सूती घाट, ये सब रायगढ़ जिले में है। चंवर ढाल, ये चंवर बाल कौन लिख दिया भाई? चंवर ढाल जो है वो हसदेव बेसिन में, याद रखना, चंवर ढाल जो है
वो हसदेव बेसिन में है। नेक्स्ट, बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है, बता दो भाई। बिजौरा पहाड़ है ना, तुरंत बता दो बिजौरा पहाड़ जो है वो कहाँ है। जो भी इसका आंसर बताएगा उसको मैं डेयरी मिल्क दूंगा भाई, जो इसका सही आंसर बताएगा। तो अब मिलने आओगे तो बढ़िया डेयरी मिल्क दूंगा। बिजौरा पहाड़ कहाँ है, देखते। जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ, बिजौरा पहाड़, तुरंत बताओ भाई। पेंड्रा लोरमी के पठार में है क्या, बिजौरा पहाड़। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब इतने सारे लोग को डेयरी मिल्क नहीं दे सकता भाई। अब कौन पहले आंसर दिया वो भी नहीं पता चल पाया। किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड है, तो रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ में। ग्रामीण कार्यशाला पुसौर, पुसौर कहाँ है भाई, तो पुसौर रायगढ़ में है, पुसौर तहसील रायगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी जिंदल स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी है। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किन जिलों में पाई जाती है, चलो बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए, कि नगेशिया जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। तो जसपुर में तो पाया जाएगा, सरगुजा भी और रायगढ़ भी, जसपुर रायगढ़ सरगुजा में नगेशिया जनजाति पाई जाती है। झारा धातु कला कहां से संबंधित है, तो रायगढ़ से संबंधित है। रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, ये फिर हिस्सा लिखा हुआ है, रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, इनमें से किस एक राज्य को के रूप में स्थापित किया, किसने अलग किया, तो संबलपुर राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया रायगढ़ रियासत, मदन सिंह ने। याद रखना, मदन सिंह आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, मदन सिंह। क्योंकि रायगढ़ रियासत के संस्थापक थे मदन सिंह और विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है चक्रधर सिंह ने। तो ये जो है स्थापित किया था मदन सिंह ने, याद रखना। ठीक है, तो आज का ये सेशन 210 प्रश्नों के साथ यहीं पर समाप्त होता है। और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव कोर्स में है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, बिना जय हिंद लिखे कोई नहीं जाएगा, तो पाप लगेगा, बता दे रहा हूं। सबके सब जय हिंद लिखोगे उसके बाद जा सकते हो भाई। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव सीरीज में जहां पर भी कोर्स है, मतलब छत्तीसगढ़ का जीके है जिसमें, उसमें ये पीडीएफ डल जाएगा, डल गया है, डल नहीं जाएगा, डल गया है। तो आज का क्लास कैसा रहा, जोरदार रहा, शानदार रहा, जबरदस्त रहा होगा भाई। आज आप लोगों का क्लास मजा आया कि नहीं, बताओ। शानदार रहा। देखो, तय सीमा पर मैंने आपका क्लास कंप्लीट कर दिया है ना, लगभग 2 से 2.5 घंटे मेरे को लगते हैं 200 क्वेश्चन कराने में। 100 क्वेश्चन 1 घंटे के एवरेज से मैं करा देता हूँ आपको वैसे भी। तो मैंने तय समय पे आपका जो आज का चीज था वो कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा मेगा टेस्ट का रेट जो है वो 499 से 199 कर दिया है मैंने। तो जो भी मेगा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एडीओ परिचारक, पीएससी, व्यापम, शिक्षक भर्ती, 199 रुपये मिल जाएगा। और ऑनलाइन कोर्स भी आपको 199 रुपये में मिल जाता है भाई। सब्जेक्टिव टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये मिल जाता है, 49। तो अगर सब्जेक्टिव टेस्ट दिलाने हैं, 100-200 टेस्ट दिलाने हैं, तो सब्जेक्टिव टेस्ट आराम से दिलाओ। ठीक है, तो आज का वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। ठीक है, मेरे को उम्मीद रहेगा कि आप लोग आज का लिंक शेयर करो। ठीक है, मेरे को भी बढ़िया भूख लगा है, आज बढ़िया बनाऊंगा, पता है।
वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है मैंने, एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, तो आप जाकर वहां से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ भाई, मजा आ गया आज का क्लास? अब जिनको बात करना है आराम से आप मेरे से बात कर सकते हो भाई, 5 मिनट का समय है। ठीक है, बोलो मजा आ गया आज? कहाँ कहाँ से हो बताओ भाई, कौन कौन से जिले से हो, फटाफट कमेंट करो, है ना? कौन कौन से जिले से करेक्ट हो, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, तो अपने जिले का नाम बताओ भाई, कौन कौन से जिले से हो, बता दो भाई, कौन से जिले से हो? ठीक है, कौन से जिले से हो बता दो फटाफट, देखियो। बता दो भाई, कौन से जिले से हो? रायगढ़, धमतरी, करेला, पेंड्रा, बेमेतरा, सुकमा, जसपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, बिलासपुर, शक्ति, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सारंगढ़, सूरजपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, सतना। ये सतना कहाँ से आ गया भाई? गरियाबंद आ गया, ठीक है, हो चुका है गरियाबंद तो। बिलासपुर वाले भी हो गए, बिलासपुर, बुंगेली, कबीरधाम, ठीक है, और मनेन्द्रगढ़ भी हो गया, ठीक है, नारायणपुर भी हो गया, चलो बहुत बढ़िया, कांकेर हो गया, महासमुंद हो गया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, मोहला जिला, ठीक है। तो लगभग पूरे 33 जिले से जुड़े हो ना, पूरा पूरा 33 जिले से लोग जुड़े हुए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, चैनल इसी तरह से, हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के सहयोग से ऊंचाइयों को छुए और हमेशा नंबर 1 रहे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।